हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सीरीज का पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इससे पहले का डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे का देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इससे आगे कवर करना है हमें। पहला टॉपिक है इसमें ट्रैफिक ऑपरेशंस। टू हैव सेफ ट्रैफिक ऑपरेशंस ऑन द रोड, इट इज एसेंशियल टू इम्पोज एडिक्वेट ट्रैफिक रेगुलेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। रोड पे क्या होता है, ट्रैफिक जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होता है रोड पे, तो हमें उसको रेगुलेट करने की बाई लॉ, ताकि स्मूथ फ्लो होता रहे। तो ये सब एसेंशियल हो जाता है हमारे लिए कि ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकें, और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइसेस यूज किया जाता है। ठीक है। अब ट्रैफिक रेगुलेशंस के अंदर में सब कुछ आता है। कंट्रोल ऑफ व्हीकल, ड्राइवर एंड ऑल द अदर रोड यूजर्स, इट शुड बी रेशनल। मतलब ये सभी पे बराबर एप्लीकेबल होना चाहिए। कि ट्रैफिक को रेगुलेट करना है तो हम व्हीकल के साथ साथ हर एक चीज पे अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ड्राइवर को बोलेंगे ऐसे करो। व्हीकल की डायमेंशंस, व्हीकल की वेट, व्हीकल की टर्निंग रेडियस से लेके ड्राइवर को क्या करना है, क्या फॉलो करना है, और कोई भी टाइप का हो। मतलब कोई अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो वहां पे भी हम पेडेस्ट्रियन के लिए भी, रोड यूजर में पेडेस्ट्रियन भी आएगा, तो वहां पे भी हम उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल करेंगे ताकि ट्रैफिक अच्छे तरह से रेगुलेट हो सके। ट्रैफिक रेगुलेशंस एंड लॉज गिव लीगल कवरेज फॉर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। जो इसके लॉज होते हैं वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ताकि सबके लिए इक्वली बाध्य हो। जो भी हम लॉ बनाएंगे वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल। ट्रैफिक लॉज implemented by the legislative law are obligatory for all the road users. लॉज शुड बी क्लियर एंड यूनिफॉर्म। जो भी लॉ है वो हमारे विधानसभा या लोकसभा में बनता है, वहां से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी के लिए, ताकि हम सभी फॉलो कर सकें। किसके लिए? ट्रैफिक को स्मूथ और सेफ बनाने के लिए। ट्रैफिक रेगुलेशंस एंड लॉज कवर द फॉलोइंग फोर फेज। अब इसके अंतर्गत चार फेज होते हैं। पहला होता है ड्राइवर कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल, फ्लो रेगुलेशंस एंड जनरल कंट्रोल, जो हमने यहाँ पे देखा था। एक होता है ड्राइवर कंट्रोल करने के लिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग टेस्ट पास होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होना चाहिए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। सिमिलरली व्हीकल के लिए क्या रेगुलेशंस होते हैं? व्हीकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीकल्स जो है, जैसे कि हम इंश्योरेंस होता है, पोल्यूशन होता है, ये सब। मैक्सिमम डायमेंशंस जो आईआरसी के द्वारा है वो फुलफिल होना चाहिए, वेट फुलफिल होना चाहिए, और फिटनेस। ठीक है। फ्लो रेगुलेशंस में जब हम इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आता है डायरेक्शंस, टर्निंग, ओवरटेकिंग, ट्रैफिक साइंस। तो ये सब ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो हमने पढ़ा था, उन सबको हमें रेगुलेट करना होता है। एंड लास्ट आता है जनरल कंट्रोल, जिसमें एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है कि एक्सीडेंट की रिपोर्ट से हम एनालिसिस करते हैं, जैसा हमने पीछे देखा था फर्स्ट पार्ट में, कि एक्सीडेंट का कॉज क्या था, उसके क्या रेमेडी हो सकते हैं, एक्सीडेंट से पहले व्हीकल का स्पीड कितना था। रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रैफिक वायलेशन केसेस जो होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, उस सब का हम डेटा एनालिसिस करते हैं। तो ये सब आता है ट्रैफिक ऑपरेशन। ट्रैफिक ऑपरेशन दूसरा है वन वे स्ट्रीट। वन वे स्ट्रीट के बारे में सभी लोग जानते हो कि जिसमें सिर्फ एक तरफ जाने का रास्ता, उसको बोलते हैं वन वे स्ट्रीट। वन वे स्ट्रीट और टू वे स्ट्रीट में बहुत फर्क हो जाता है। किस टर्म में? कंफ्लिक्टिंग पॉइंट के टर्म में। आगे हम पढ़ेंगे कि कंफ्लिक्टिंग पॉइंट के टर्म में कैसे वन वे जो पाथ होता है वो रिड्यूस करता है कंफ्लिक्टिंग पॉइंट को। देख लेते हैं हम यहाँ पे। कंफ्लिक्टिंग पॉइंट बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है क्रॉसिंग कंफ्लिक्ट, दूसरा होता है मर्जिंग कंफ्लिक्ट, और तीसरा होता है डाइवर्जिंग कंफ्लिक्ट। आगे हम बहुत डिटेल में देखेंगे इसके बारे में कि तीनों कंफ्लिक्टिंग पॉइंट क्या होता है। मान लो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और मुझे टर्न करना है, ठीक है, राइट टर्न करना है, और ये रोड है जो कि सीधे भी जा रही है, और यहाँ से राइट टर्न करना है, और यहाँ पे दूसरी रोड आ रही है, ठीक है, जो कि ऐसे जा रही है, और मुझे राइट टर्न करना है। तो मेरे लिए यहाँ पे क्या होगा? मेरे लिए यहाँ पे क्रॉसिंग कंफ्लिक्ट क्या होगा कि अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो जो व्हीकल इस साइड से आ रहा है या फिर इधर से आ रहा है, इसके साथ में जो क्रॉसिंग होगा उसको बोलेंगे क्रॉसिंग कंफ्लिक्ट। तो क्रॉसिंग कंफ्लिक्ट जनरली मेजर कंफ्लिक्ट पॉइंट में आता है। मर्जिंग और डाइवर्जिंग किस में आता है? माइनर में। आगे हम पिक्टोरियल के साथ देखेंगे, पिक्चर के साथ, कि कैसे इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंटली। वन वे स्ट्रीट में जैसा हमने डिस्कस किया, देखिए ये है कंफ्लिक्टिंग पॉइंट्स, जहां जहां पे डाइवर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मीन्स अलग होना, डाइवर्ज मीन्स साथ में आना। तो जहां जहां पे आपको क्रॉस दिख रहा है ये सब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। दीज ऑल आर कॉल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट। तो ये टू वे रास्ता है, ये भी टू वे है। अब इसमें देखो, इसमें ऐसे जो मर्जिंग हुआ वो कितने हुए? चार। क्रॉसिंग कितना हुआ? चार। और इस तरह से जो डबल क्रॉसिंग हो रहा है ये कितने? 12। तो ये आता है मेजर क्रॉसिंग में। मेजर क्रॉसिंग में टोटल कितने हो गए? सबको ऐड कर देंगे, और इस तरह से ये मर्जिंग कितने में? टोटल चार। तो टोटल कंफ्लिक्टिंग पॉइंट कितने हो गए इसमें? 24। इस तरह से हम काउंट करते हैं कि ऐसे कंफ्लिक्टिंग पॉइंट कितने। तो ये कंफ्लिक्टिंग पॉइंट जहां पे भी क्रॉसिंग होता है, रोड का क्रॉसिंग, वहां के लिए क्रूशियल पॉइंट माना जाता है, क्योंकि क्रॉसिंग जितने ज्यादा होंगे ट्रैफिक फ्लो उतना ही कंजस्टेड हो जाएगा। सिमिलरली देखो, ये टू वे था तो 24 आ रहा है। अगर इसी को हम वन वे कर देते हैं
तो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 ओनली। तो 4 हो जाएगा ये क्रॉसिंग जहां पे आपको दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, एंड 2 हो जाएगा इस तरह के मर्जिंग वाले कॉन्फ्लिक्ट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो कितना रिड्यूस हो गया, कहाँ 24 था, कहाँ 6 आ गया। तो वन वे ट्रैफिक की वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट में काफी रिडक्शन आता है। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट होता है वन वे स्ट्रीट होने का। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू है। ट्रैफिक इंटरसेक्शंस अभी हमने डिस्कस कर लिया, इसके बारे में 3 होते हैं। नेक्स्ट है, अभी हमने जो डिस्कस किया, अगर कॉन्फ्लिक्ट ट्रैफिक सिग्नल वही है, अगर टू वे रोड है तो 32 कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 4 मर्जिंग है, 4 डाइवर्जिंग है एंड 8 पेडेस्ट्रियन है। अगर टू वे रोड है और अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी है, टोटल कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट और बढ़ जाता है 32। तो हम इनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम रोटरी डिजाइन वगैरह आगे देखेंगे किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था कि इन कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं इंटरसेक्शन पे। याद रखिए ये सब क्या इंटरसेक्शन है। अगेन यहाँ पे देखिए वेहिकुलर मोमेंटम टू वे ट्रैफिक, मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना है इसमें, 16 है। ये टू वे ट्रैफिक है, आप इसमें काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, इस तरह से जब काउंट करोगे तो 4 मेजर हो गए और माइनर कितने हो गए, काउंट करते जाओ यहाँ पे। तो ये टोटल 12 है, टोटल 16 हो गया। सिमिलरली वन वे रेगुलेशन ऑन वन वे रोड, तो सेम पैटर्न है, बट अगर वन वे रोड है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट 7 हो गया। तो इसमें काफी रिडक्शन है, इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने कन्वर्जिंग है, कितने डाइवर्जिंग है, कितने क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अब ये किसके लिए, वन वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड। अगर दोनों रोड पे हम अगर वन वे करते हैं, इसमें एक रोड है वन वे, एक रोड है टू वे, तब ये 11 हुआ। इसमें दोनों टू वे है तो 16 था। और अगर दोनों वन वे हो गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली 6 कन्फ्लिक्टिंग है, जिसमें से 4 मेजर है और 2 माइनर है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर ऑफ वेज के लिए यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट गिवन है। एग्जाम में बहुत बार आता है कि रोड की पैटर्न कितनी है, 2 लेन है, ये नंबर ऑफ लेन है, 2 लेन रोड ए, 2 लेन रोड बी, और दोनों रोड अगर टू वे है तो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट कितना होगा, 24। तो सिमिलरली यहाँ पे हर एक पैटर्न के लिए, हर एक वेज के लिए यहाँ पे गिवन है। अगर एक वन वे हो जाए और ये टू वे हो जाए, उस कंडीशन के लिए यहाँ पे सेपरेटली दिया हुआ है। ठीक है, बोथ वेज वन वे है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वन वे होने की वजह से कितना कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो वन वे इसीलिए स्ट्रीट एक रेगुलेटिंग पैटर्न में आता है कि अगर वन वे रेगुलेट करते हैं हम ट्रैफिक को तो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट काफी डिक्रीज हो जाता है। क्रॉसिंग कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट मेजर कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, मर्जिंग और डाइवर्जिंग माइनर है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब आते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। हमने अभी देखा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस डिवाइसेस को यूज करके हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकते हैं, ट्रैफिक को स्मूथ फ्लो करवा सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर आता है साइन, सिग्नल, मार्किंग, आइलैंड एंड लाइटिंग। साइन क्या होता है, साइन पोस्ट हम सभी ने देखा होगा रोड पे जो साइन पोस्ट लगे होते हैं। अब इसमें डायरेक्शनल भी होता है, कई स्पीड लिमिट भी होता है, कई इंफॉर्मेशन के लिए भी होता है। सिग्नल हम सभी ने देखा होगा कि जहाँ पे क्रॉसिंग होता है वहाँ पे सिग्नल होता है, रेड ग्रीन येलो जो सिग्नल होता है। मार्किंग, रोड के साइड में जो मार्किंग होती है, चाहे वो सॉलिड लाइन हो चाहे ब्रोकन लाइन हो, उसको हम बोलते हैं मार्किंग। आइलैंड क्या होता है हम देखेंगे आगे जब हम रोटी डिजाइन करेंगे। और लाइटिंग, नाइट के टाइम पे विजन को प्रॉपर करने के लिए, पुअर विजन को एलिमिनेट करने के लिए हम लाइटिंग करते हैं। तो लाइटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कितनी होनी चाहिए, वो हम देखेंगे लाइटिंग। तो स्टार्ट करते हैं साइन से। देखो ट्रैफिक साइन के लिए आईआरसी कोड है IRC 67/2012। इस कोड को भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस कोड में क्लियरली मेंशन है कि साइन पोस्ट कैसा होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड, क्या साइज, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जनरली ट्रैफिक साइंस 3 टाइप के होते हैं, रेगुलेटरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेटरी। रेगुलेटरी साइन को मैंडेटरी साइन भी कहते हैं, वार्निंग साइन को कॉशनरी साइन भी कहते हैं और इंफॉर्मेटरी को गाइड साइन भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप के साइन पोस्ट होते हैं। नेम से क्लियर है, रेगुलेशन मीन्स ये जो साइन पोस्ट है इसको यूज किया जाता है रेगुलेट करने के लिए, मतलब ये मैंडेटरी साइन होता है, इनका वायलेशन जो है वो ऑफेंस होता है, लीगल ऑफेंस होता है, इनको हम वायलेट नहीं कर सकते। तो जो मैंडेटरी है, जो हमें फॉलो करना ही करना है, वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। वार्निंग साइन क्या होता है, यूजर को वार्न करने के लिए, आगे ब्रेकर है, आगे स्कूल है, आगे टर्न है, कुछ भी है तो वो वार्निंग के लिए होता है, वार्न करने के लिए यूजर को। और इन्फॉर्मेटरी सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से राइट टर्न ले इधर जाने के लिए, यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए इधर टर्न ले, इस तरह का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक एक कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं, रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन एंड इंफॉर्मेटरी साइन को। ठीक है, आप इस आईएस कोड को फॉलो करोगे तब भी आपको सारे मिल जाएंगे। द ट्रैफिक साइंस शुड बी प्लेस्ड ऑन द रोड इन सच अ वे दैट इट शुड बी इजिली सीन एंड इन टाइम। अब इसको हमें कहाँ पे प्लेस करना है, तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें ड्राइवर को देनी है, तो इसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लगानी है ताकि यूजर
प्रॉपर टाइम पे टाइम रहते हुए इन्फॉर्म हो जाए, बहुत पहले भी नहीं और लेट भी ना हो जाए, प्रॉपर टाइम पे इन्फॉर्म हो जाए और आराम से दिख जाए। द साइज शेप एंड कलर सिंबल, साइज शेप कलर एंड सिंबल शुड बी स्पेसिफाइड फॉर ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी के लिए, इन 3 कैटेगरी में से हर एक कैटेगरी के लिए साइज शेप और कलर अच्छे से स्पेसिफाई होना चाहिए, ताकि देखते पता लग जाए कि ये इंफॉर्मेटरी है, वार्निंग है या रेगुलेटरी साइन है। द रिवर्स साइड ऑफ ऑल द साइन पोस्ट शुड बी पेंटेड ग्रे। जो पीछे का साइड होता है वो किस कलर का होना चाहिए? ग्रे, ग्रे कलर का होना चाहिए। अब आते हैं हम एक एक साइन को डिस्कस करते हैं। ट्रैफिक साइन का पहला है रेगुलेटरी या फिर मैंडेटरी साइन। जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया, आर मेंट टू इन्फॉर्म यूजर अबाउट सर्टेन लॉज, रेगुलेशंस एंड प्रोहिबिशंस, द वायलेशन ऑफ विच इज अ लीगल ऑफेंस। इसको तोड़ना कानूनी अपराध है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से आते हैं और कैसे, इसका कलर शेप क्या होता है। प्रोहिबिशन अपॉन सर्टेन काइंड ऑफ व्हीकल मैन्यूवर एंड व्हीकल टाइप, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो एक हो गया ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग का, ठीक है। और यू टर्न प्रोहिबिटेड, जैसे कि यू टर्न प्रोहिबिटेड होता है। और साइकिल प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्किंग लाइक पार्किंग प्रोहिबिटेड एंड लिमिट ऑन व्हीकल, स्पीड लिमिट, जहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा होता है, एंड मैक्सिमम लोड लिमिट। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? लिमिट जहाँ पे भी वर्ड आता है ये सब आते हैं रेगुलेटरी साइन में। या फिर स्टॉप कहीं पे हो, दे आर, ये सब जो होते हैं ये सब कैसे होते हैं? जहाँ पे लिमिट लिखा होता है, दे आर विद रेड सर्कुलर रिंग। रिंग कैसा होगा इनका? रेड, जैसे कि आप इन दोनों में देख सकते हो, रिंग होगा रेड। एंड डायगोनल बार्स, डायगोनल बार्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। डायगोनल बार्स, जहां पे भी नो लिखा होगा ना, प्रोहिबिटेड लिखा होगा, वहां पे रेगुलर डायगोनल बार्स जरूर होंगे रेड कलर में। विद ब्लैक सिंबल, सिंबल का कलर क्या होगा? ब्लैक। और एरो और लेटर ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा होगा? व्हाइट बैकग्राउंड। द रेड रिंग इंडिकेट्स द प्रोहिबिटरी रेगुलेशन, रेड किस लिए है? ताकि आपको कलर से पता चले कि ये प्रोहिबिशन साइन है। एंड द डायगोनल रेड बार प्रोहिबिट्स द एक्शन, डायगोनल का मीन्स क्या है? कि ये करना मना है, आगे जाना मना है, ठीक है। यू टर्न ऐसे होगा, क्रॉस कर दिया मतलब यू टर्न रिस्ट्रिक्टेड। मूवमेंट इंडिकेटेड बाय द ब्लैक सिंबल, ठीक है। मूवमेंट कौन सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? वो एरो को हमने डायगोनल से रिप्रेजेंट किया। रेगुलेटरी साइन क्या दूसरा और क्या है? मैंडेटरी साइन गिविंग पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। जो रेगुलेटरी के बाद मैंडेटरी आता है, तो मैंडेटरी साइन जो है वो पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आर सर्कुलर विद व्हाइट सिंबल ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड। देखिए ये भी आता है मैंडेटरी या फिर रेगुलेटरी साइन में ही, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रहा है। दे इंडिकेट्स व्हाट ड्राइवर मस्ट डू कंपल्सरी। अब पहले वाले में क्या था? हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं? मैंडेटरी कर रहे हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है? सर्कुलर विद व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड तो पहले भी था, ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। व्हाइट सिंबल है और बैकग्राउंड ब्लू है। पहले वाले में क्या था? सिंबल ब्लैक था और बैकग्राउंड व्हाइट था। इसी केस में क्या है? ब्लू बैकग्राउंड है और सिंबल व्हाइट में है। तो ये भी किसके अंदर आते हैं? रेगुलेटरी या फिर मैंडेटरी साइन के अंदर। दे इंडिकेट व्हाट ड्राइवर मस्ट डू कंपल्सरीली, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन कंट्रोल साइन, आपको लेफ्ट मैंडेटरी जाना ही जाना है, यहां से आगे जाना, आगे रास्ता बंद है, तो ये हो गया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, ब्लू बैकग्राउंड व्हाइट फॉन्ट। नेक्स्ट आता है द एक्सेप्शंस इन द शेप, बाकी सभी शेप सर्कल शेप के होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कंपलसरी क्या है? ट्रैक साइकिल ओनली, तो ये ट्रैक जो दिखाया गया यहाँ पे दिखाया गया है, ये सिर्फ साइकिल के लिए या फिर ट्रैक के लिए ही एप्लीकेबल है ये रूल। तो उस केस में भी हम जो मेन कंटेंट है उसको व्हाइट कलर में रखेंगे और बैकग्राउंड ब्लू होगा। तो ये सब भी किसके अंदर आता है? इसी के अंदर। याद, आपको याद होगा इस सभी का शेप कैसा है? सर्कुलर है, इन सभी का शेप सर्कुलर है। बट एक्सेप्शन होते हैं दो, ऑक्टागोनल रेड शेप फॉर स्टॉप साइन एंड ट्रायंगुलर फॉर गिव वे साइन। इन दोनों के अलावा बाकी सभी रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन सर्कुलर शेप के होते हैं। कुछ कुछ में बैकग्राउंड खाली डिफरेंस होता है, बैकग्राउंड किसी में व्हाइट है, फॉन्ट ब्लैक में होगा, और ब्लू के साथ व्हाइट फॉन्ट में होगा। स्टॉप साइन का शेप क्या होता है? ऑक्टागोनल। स्टॉप साइन है, इसका शेप होगा ऑक्टागोनल। अगेन बैकग्राउंड रेड में होगा, इसका बैकग्राउंड इसका याद रखिए रेड में होता है और फॉन्ट व्हाइट में, ठीक है। और गिव वे साइन कैसा होता है? ट्रायंगल शेप का, ये उल्टा, एपेक्स इसका डाउनवर्ड होगा, और अगेन इसके जो बॉर्डर होंगे वो रेड में होंगे और बैकग्राउंड व्हाइट है और फॉन्ट ब्लैक में, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है खाली, एक ट्रायंगुलर गिव वे साइन और ऑक्टागोनल शेप का जो स्टॉप साइन होता है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ये सभी आते हैं किसमें? रेगुलेटरी या फिर मैंडेटरी साइन में। दूसरा आता है वार्निंग साइन, ठीक है, वार्निंग या फिर कॉशनरी साइन। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये वार्न करने के लिए होता है कि भाई आगे कुछ भी आने वाला है, इस चीज से हम ड्राइवर को वार्न करना चाहते हैं, तो वार्निंग साइन आता है। जैसे कि अभी देखते हैं इसका शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर इन शेप विद रेड बॉर्डर एंड ब्लैक सिंबल इन व्हाइट बैकग्राउंड। तो देख सकते हो आप यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर क्या है? व्हाइट, फॉन्ट का कलर क्या है? ब्लैक, और बॉर्डर क्या है? बॉर्डर है रेड में, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। शेप कैसा है? ट्रायंगुलर।
used to caution and alert the road users to potential danger or existence of certain hazardous condition, either on or adjacent of the roadway, so that they can take the desired action. आगे जो भी होने वाला है उसके बारे में हम पहले ही क्वेश्चन कर देते हैं ताकि ड्राइवर अपने हिसाब से एक्शन ले सके. These sign indicates a need for a special caution by road user and may require a reduction in speed or some other maneuver. रोकना हो, स्पीड को रिड्यूस करना है, ये सब एक्शन पे डिपेंड करता है क्या है. सम एग्जांपल्स ऑफ दीज साइन आर हेयर पिन बेंड, जो कि बहुत ही शार्प बेंड होता है, तो वहां पे हम क्वेश्चन कर देंगे कि भाई अपना स्पीड स्लो कर लो, आगे हेयर पिन बेंड है. नैरो ब्रिज, जहां पे विड्थ रोड की कम हो रही है, तो वहां पे हम कर देंगे क्योंकि ट्रैफिक मर्ज होगी तो वहां पे कंजेशन होगा. गैप इन मीडियन, मीडियन की गैप में चेंज आ रहा है. स्कूल अहेड, ये सब टाइप किस में आते हैं, सेकेंड टाइप वार्निंग या फिर क्वेश्चनरी साइन में. शेप कलर बैकग्राउंड फॉन्ट कलर, ये इंपॉर्टेंट है. और कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. थर्ड टाइप आता है इंफॉर्मेटरी साइन या फिर गाइड साइन, जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि आगे पेट्रोल पंप है, डायरेक्शनल साइन, ये सब आते हैं. इंफॉर्मेटरी साइंस फॉर फैसिलिटीज इंडिकेट्स लोकेशन एंड डायरेक्शन टू फैसिलिटी लाइक फ्यूल स्टेशन, ईटिंग प्लेस और पार्किंग. तो ये सब किस में आता है, इंफॉर्मेटरी साइन में. एंड शैल बी अ सिंबल विद इन अ रेक्टेंगुलर बोर्ड विद ब्लू बैकग्राउंड. तो पहला कैटेगरी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, और बैकग्राउंड कैसा हो गया, ब्लू. तो ये किसके लिए हो गया, फैसिलिटी के लिए. तो फैसिलिटी जब भी होगा तो ब्लू बैकग्राउंड होगा और व्हाइट फॉन्ट होगा, ठीक है, और ब्लू बैकग्राउंड, और शेप कैसा होगा, रेक्टेंगल. इंफॉर्मेटरी साइन इन रेक्टेंगुलर शेप आर आल्सो यूज्ड विद डेस्टिनेशन नेम्स एंड डिस्टेंसेस विद एरो इंडिकेटिंग द डेस्टिनेशन. और जो डायरेक्शन के लिए होता है उसमें आपने देखा होगा कि शेप तो इसका भी रेक्टेंगल ही है, लेकिन फॉन्ट इसमें व्हाइट होता है और बैकग्राउंड इसका ग्रीन होता है. तो ये हो गया डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन के लिए. तो याद रखिए, फैसिलिटी के लिए ब्लू बैकग्राउंड होता है, जबकि डायरेक्शनल के लिए ग्रीन बैकग्राउंड होता है. फॉन्ट दोनों में व्हाइट ही होता है, शेप दोनों में रेक्टेंगल ही होता है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे. सिग्नल का डिजाइन, सिग्नल का डिजाइन हम सभी सिग्नल के बारे में जानते हैं. जहाँ पे रोड की क्रॉसिंग होती है वहां पे रेड ग्रीन येलो सिग्नल होता है. तो उसकी टाइमिंग कैसे हम डिसाइड करते हैं, किन बातों पे वो डिपेंड करता है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें. इसमें बस वही है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, तीन टाइमिंग होती है, ग्रीन, रेड एंड येलो. तो येलो को बोलते हैं एम्बर टाइम. एम्बर टाइम मतलब रेडी होने का टाइम. रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, ठीक है. अब इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं उसके बारे में जरा जान लेते हैं. साइकिल टाइम, साइकिल क्या होता है, द पीरियड टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सिग्नल. एक ग्रीन से दूसरे ग्रीन के बीच की टाइम को क्या बोलते हैं, साइकिल. फेज किसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ द साइकिल अलाउड टू अ ट्रैफिक मूवमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट इज कॉल्ड अ फेज. कह रहे हैं कि एक सिग्नल साइकिल का एक पार्ट जो कि अलोकेट होता है किसको, ट्रैफिक मूवमेंट को, उसको बोलते हैं फेज. इंटरवल क्या होता है, एनी ऑफ द डिवीजन ऑफ द सिग्नल साइकिल ड्यूरिंग विच सिग्नल इंडिकेटर डू नॉट चेंज इज कॉल्ड इंटरवल. मतलब कोई भी एक सिग्नल साइकिल है जिसके मतलब वो चेंज अगर नहीं हो रहा है कोई भी एक डिवीजन, तो उसको हम बोलेंगे इंटरवल. लॉस्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉस्ट टाइम क्या होता है, ड्यू टू ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक स्ट्रीम्स आर कंटिन्यूअसली स्टार्टेड एंड स्टॉप्स. एवरी टाइम दिस हैपन अ पोर्शन ऑफ साइकिल लेंथ इज नॉट बीइंग यूटिलाइज कंप्लीटली. अब मान लो 4 सेकेंड, मान लो 20 सेकेंड का स्टॉप टाइम है, तो जब स्टॉप टाइम जहां से रिक्वायर होगा वहां पे 2-3 गाड़ी आगे निकल जाएगी, और जब तक स्टॉप रहने वाला है जैसे ग्रीन होगा तो जरूरी नहीं कि उसी समय सभी ट्रैफिक आगे चले जाएंगे. तो हर एक साइकिल में क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा टाइम, विच ट्रांसलेट्स टू लॉस्ट टाइम, दैट इज टाइम दैट इज नॉट इफेक्टिवली सर्विंग एनी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक. इट कंसिस्ट स्टार्टअप लॉस्ट टाइम एंड क्लियरेंस लॉस्ट टाइम. जैसे हमने डिस्कस किया, स्टार्टअप जब ग्रीन हुआ तो तुरंत सब व्हीकल स्टार्ट होकर क्लीन नहीं हो गए, धीरे धीरे स्पीड अप करेगा, एक्सेलरेशन टाइम लेगा, उसको बोलते हैं स्टार्टअप लॉस टाइम. एंड क्लियरेंस लॉस टाइम, जब क्लियर होगा ट्रैफिक मतलब जब स्टॉप का साइन आया तब. स्टॉपिंग साइन में जरूरी नहीं है कि सभी व्हीकल जैसे स्टॉप रेड सिग्नल आया सभी एक साथ स्टॉप हो जाएंगे. तो स्टार्ट एंड एंडिंग जो में जो लॉस होता है टाइम, उसको बोलते हैं लॉस टाइम. सैचुरेशन फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब मान लो जैसे ग्रीन हुआ तो पहला जो व्हीकल पास होगा जब सबसे आगे खड़ा है वो काफी समय लेगा, क्योंकि उसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट अगर है तो एक्सेलरेट करना है, पास होना है. बट धीरे धीरे जैसे सेकंड थर्ड जाएगा तो गैप कम होता जाएगा. तो फर्स्ट हेडवे जो होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशिएशन द ग्रीन सिग्नल एंड द इंस्टेंट व्हीकल क्रॉसिंग द कर्व लाइन, फर्स्ट हेडवे विल बी रिलेटिवली लॉन्गर सिंस इट इंक्लूड्स द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर एंड द टाइम नेसेसरी टू एक्सेलरेट. फर्स्ट हमेशा ज्यादा होता है. सेकंड टाइम क्या होगा, उससे पहले वाले से कम होगा, बिकॉज द सेकंड ड्राइवर कैन ओवरलैप द रिएक्शन टाइम ऑफ दैट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि सेकंड का रिएक्शन टाइम और फर्स्ट का रिएक्शन टाइम ओवरलैप हो जाता है. इसलिए फर्स्ट में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है, सेकंड वाले में उससे कम, थर्ड वाले में उससे भी कम, और बाद में रिएक्शन टाइम कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है. आफ्टर फ्यू व्हीकल्स द हेडवे विल बिकम कांस्टेंट कॉल्ड सैचुरेशन हेडवे.
कुछ समय के बाद ये हेडवे कांस्टेंट हो जाता है, हर एक व्हीकल के बीच पासिंग के बीच में टाइम कांस्टेंट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन हेडवे। और यहां से हम सैचुरेशन फ्लो रेट निकालते हैं, कैसे? 3600 डिवाइड बाई सैचुरेशन हेडवे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आगे काम में आएगा। ये हमने अभी डिस्कस किया। स्टॉप क्लियरेंस टाइम को एम्बर टाइम बोलते हैं और ग्रीन टाइम को गो टाइम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, तो 3 टाइप्स के होते हैं जनरली: ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल, पेडेस्ट्रियन सिग्नल एंड स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल के 3 कैटेगरी है। फिक्स्ड टाइम सिग्नल, जिसमें फिक्स्ड होता है टाइम कि इतने समय के लिए रेड रहेगा, इतने समय के लिए ग्रीन रहेगा, इतने समय के लिए एम्बर रहेगा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड। मैनुअली ऑपरेटेड मीन्स हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं कि भाई एक रोड ए पे ट्रैफिक ज्यादा है तो उसको हम ज्यादा समय के लिए ग्रीन करेंगे, रोड बी पे ट्रैफिक कम है तो उसमें हम ग्रीन कम टाइम के लिए रखेंगे, तो उसको बोलते हैं मैनुअली ऑपरेटेड। तीसरा होता है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक वॉल्यूम देखेगा, ट्रैफिक वॉल्यूम, और उसके आधार पे क्या करेगा, टाइमिंग को चेंज करेगा, तो ये ऑटोमेटिक होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक। पेडेस्ट्रियन सिग्नल कि पैदल यात्री जो क्रॉस करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तीसरा है स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल, हम देखेंगे एक एक करके डिटेल में। टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम के आधार पे 4 कैटेगरी है। पहला है साइमल्टेनियस सिस्टम। ऑल द सिग्नल अलोंग द गिवन रोड ऑलवेज शो द सेम इंडिकेशन एट द सेम टाइम। एक रोड पे जितने भी सिग्नल होंगे सभी में एक साथ रेड होगा, एक साथ ग्रीन होगा। टू नॉट वर्क इफिशियंटली, क्योंकि ये एक बार में हर एक जगह पे रेड हो रहा है, मतलब एक रोड पे हर एक जगह पे रेड हुआ, मतलब हर एक जगह पे ट्रैफिक रुक गई। उस रोड पे एक टाइम पे सेचुरेशन मतलब फ्लो जो है वो क्यू के बराबर है, और एक टाइम पे फ्लो जो है वो 0 के बराबर में पूरे रोड पे, इसलिए एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। दूसरा होता है अल्टरनेट सिस्टम। अल्टरनेट सिग्नल शोज अपोजिट साइन। एक जगह पे एक सेम रोड पे ग्रीन है, अगले पे रेड होगा, फिर अगले पे ग्रीन होगा। इसमें क्या होगा, बीच में ट्रैफिक रुका हुआ है, अगले पे ग्रीन। ये उस पहले वाले से बेटर परफॉर्म करता है। थर्ड क्या होता है, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। द फेज एंड इंटरवल एट ईच सिग्नल इंस्टॉलेशन में बी डिफरेंट, बट ईच सिग्नल यूनिट वर्क एज अ फिक्स टाइम। हर एक पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी एक सिग्नल पे 60 सेकंड का ग्रीन टाइम है, दूसरे पे 20 का हो, तीसरे पे 30 का हो, बट ये फिक्स रहेगा हमेशा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। विद इक्वल सिग्नल साइकिल लेंथ, इसको बोलेंगे सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। एंड लास्ट वाला जो है सबसे इफिशियंट है, सबसे यूजफुल है, वो है फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। इन दिस सिस्टम इट इज पॉसिबल टू ऑटोमेटिकली वेरी द लेंथ ऑफ साइकिल एज वेल, साइकिल डिवीजन एंड टाइम शेड्यूल एट ईच सिग्नलाइज इंटरसेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इट इज मोस्ट इफिशियंट। वॉल्यूम ज्यादा है तो ग्रीन टाइम ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम है तो रेड रेड टाइम ज्यादा है, ताकि जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है उस पर मैक्सिमम ग्रीन टाइम हम पास कर सकें। सिग्नल डिजाइन मेथड। सिग्नल डिजाइन के 4 मेथड है जनरली, बट आउट ऑफ दिस 4 मेथड दीज 2 मेथड्स आर मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। तो हम इन 2 मेथड को देखने वाले हैं, वेबस्टर मेथड को और आईआरसी के क्या क्या रिकमेंडेशन है। वेबस्टर मेथड क्या कहता है, सबसे पहला काम क्या है इसमें, ऑप्टिमम साइकिल टाइम फाइंड करना है हमें। ठीक है, और कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम टोटल डिले एट द सिग्नलाइज इंटरसेक्शन। तो लॉस टाइम जो है उसको बोलते हैं डिले टाइम, वो हम फाइंड करेंगे और उससे फाइंड करेंगे ऑप्टिमम साइकिल टाइम। इफ नॉट गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में सैचुरेशन फ्लो नहीं गिवन है तो आप एज्यूम कर सकते हो 160 पैसेंजर कार यूनिट पर 0.3 मीटर ऑफ द विड्थ ऑफ द रोड। फॉर्मूला क्या होता है ऑप्टिमम साइकिल टाइम का, सेकेंड्स में 1.5 L प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम साइकिल टाइम, जिसको हम CO से डिनोट करते हैं। यहाँ पे L कैसे निकालते हैं, L इज इक्वल टू NTL प्लस R। N क्या है, नंबर ऑफ फेज, TL क्या है, स्टार्टअप लॉस टाइम, एंड लॉस टाइम ड्यू टू फॉलिंग ऑफ डिस्चार्ज रेट ड्यूरिंग एम्बर पीरियड। मतलब टोटल लॉस टाइम जो है वो यहाँ पे TL हो जाएगा। तो और ये क्या है, रेड लाइन, तो और जितने भी रेड है उसको हम NTL के साथ हम ऐड कर देंगे तो टोटल लॉस टाइम हमें मिल जाएगा। आर क्या है, ऑल रेड टाइम। फॉर एवरेज सिग्नल साइकिल द लॉस टाइम TL अमाउंट टू अराउंड 2 सेकेंड। अगर आपको नहीं दिया हुआ है TL तो आप TL की वैल्यू 2 सेकेंड्स के बराबर ले सकते हो। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2N प्लस R। तो L इज इक्वल टू 2N प्लस R भी ले सकते हो। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेज। तो अगर आपको TL की वैल्यू लॉस टाइम अलग से गिवन है तो आप इंसर्ट करोगे, अदरवाइज 2N प्लस R। और Y क्या है यहाँ पे, कैपिटल Y, सभी Y का सम, स्मॉल y का सम। और स्मॉल y क्या है, Q1 डिवाइड बाई S1। Q1 क्या है, क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, और S1 क्या है, सैचुरेशन फ्लो। ठीक है, तो क्रिटिकल लेन वॉल्यूम या फिर नॉर्मल फ्लो डिवाइड बाय सैचुरेशन फ्लो, इन सभी का रेशियो y1 y2 y3 हर एक रोड पे बेसिकली y1 y2 मिलेगा आपको। इसको जब इक्वेट करेंगे तो कैपिटल Y मिलेगा। अब ये रहेगा यहाँ पे L, तो L के लिए हमने 2N प्लस R फॉर्मूला। इससे आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिमम साइकिल टाइम, कि एक साइकिल की टाइम कितनी होनी चाहिए, मतलब एक ग्रीन से दूसरे ग्रीन के बीच में कितना टाइम होना चाहिए। एक बार टोटल साइकिल टाइम मिल गया तो उसमें से ग्रीन टाइम कैसे निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है G1 इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाई y ब्रैकेट C नॉट, मतलब ऑप्टिमम साइकिल टाइम माइनस टोटल लॉस टाइम।
इसी तरीके से जितने भी रोड है आप यहाँ पे ग्रीन टाइम हर एक रोड के लिए निकाल सकते हैं। ये रोड 1 के लिए है, ये रोड 2 के लिए है। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। y1 बाई, चूंकि यहाँ पे y1 बाई 2 हमने 2 ही कंसिडर किया इसलिए 2 रोड के लिए जूम किया हमने। ठीक है, बाकी जितने भी रोड्स होंगे आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। IRC मेथड क्या कहता है? IRC मेथड ऑफ सिग्नल टाइमिंग इज डिसाइडेड बाय अप्रोक्सीमेट मेथड एंड डिजाइन इज चेक्ड। तो जो सेकंड मेथड था अप्रोक्सीमेट मेथड, उसके आधार पर ही हम फाइंड करते हैं और लास्ट में हम वेबस्टर मेथड से चेक करते हैं उसको। The pedestrian green time required for major and minor road are calculated based on the working speed of। अब pedestrian की जो स्पीड होती है हम इसमें कंसीडर करते हैं, वो कंसीडर करते हैं 1.2 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वॉक पीरियड, मतलब वॉक पीरियड हम कितने टाइम के लिए रखते हैं? 7 सेकेंड्स के लिए। दीज आर द मिनिमम ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द vehicular traffic on the minor and major road respectively। The green time required for the vehicular traffic on the major road is increased in proportion to the traffic on the two approaches। जो ग्रीन टाइम है वो ट्रैफिक की वॉल्यूम के आधार पे हम इंक्रीज करेंगे। द साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड आफ्टर अलाउिंग 2 सेकंड्स ऑफ एम्बर टाइम। एम्बर टाइम के लिए जैसा हमने डिस्कस किया था, येलो जो टाइमिंग होती है येलो की, वो कितने टाइम के लिए होता है? 2 सेकंड्स। टोटल साइकिल लेंथ इज कैलकुलेटेड एज, जब ये सब हो गया काम तो हम टोटल साइकिल लेंथ कैसे निकालते हैं? GA प्लस AA प्लस GB प्लस AB। हम देखेंगे एक एक करके अभी सब कुछ, इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो, इसी की डिटेलिंग है एज पर IRC। जो भी वैल्यू है वहाँ पे कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं, PCU को क्या लेते हैं। एम्बर टाइम ने 2 सेकेंड्स लिया। फर्स्ट व्हीकल विल, जो पहला अप्रोच रोड है, मतलब फर्स्ट व्हीकल का जो टाइम हेड पे होगा वो 6 सेकेंड का होगा। द मिनिमम ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड, कम से कम हमें ग्रीन टाइम कितना रखना है साइकिल में? 16 सेकेंड का रखना है। तो ये सब स्पेसिफिकेशन। ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड यूजिंग वेबस्टर फॉर्मूला, हमने अभी देखा था। सैचुरेशन फ्लो वैल्यू में भी एज्यूम्ड एज, सैचुरेशन फ्लो अगर नहीं गिवन है तो आप एज्यूम कर सकते हो इतना 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 पर आवर फॉर द अप्रोच रोडवे विड्थ, कर्व टू मीडियन और सेंटर लाइन, इतने विड्थ के लिए आप ये वैल्यू भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है। फॉर विड्थ अबव 5.5 मीटर सैचुरेशन फ्लो में बी एज्यूम्ड एज दिस मच। अगर सैचुरेशन फ्लो आपको नहीं गिवन है, हमने डिस्कस किया था सैचुरेशन फ्लो क्या होता है, अगर गिवन है क्वेश्चन में तो ठीक है, अदरवाइज आप ये वैल्यू एज्यूम कर सकते हो एज पर IRC। द लॉस्ट टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एम्बर टाइम, इंटर ग्रीन टाइम एंड द इनिशियल डिले टाइम ऑफ 4 सेकेंड्स। तो इनिशियल डिले टाइम कितना रखना है हमें? 4 सेकंड। हम ये मान चलते हैं कि 4 सेकंड जो है वो रिएक्शन टाइम है फॉर द फर्स्ट व्हीकल ऑन ईच लैग। हर एक लैग में फर्स्ट व्हीकल के लिए जो रिएक्शन टाइम होगा वो 4 सेकंड का। द सिग्नल साइकिल टाइम एंड फेज में बी रिवाइज्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ द ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग द व्हीकल एंड ऑप्टिमम साइकिल लेंथ डिटरमाइंड इन द स्टेप 4 एंड 5 अबव। ठीक है, तो हम बार बार इसको, एक ट्रायल एंड एरर मेथड एक तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। अब चलते हैं, एक एग्जांपल दिखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये है वेबस्टर मेथड का एग्जांपल। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? एवरेज नॉर्मल फ्लो दिया हुआ है, मतलब QA दिया हुआ है। ठीक है, QA QB ये दिया हुआ है। रोड A और रोड B के लिए 400 एंड 250 PCU पर आवर। ठीक है, द सैचुरेशन फ्लो, मतलब सैचुरेशन फ्लो SA और SB भी दिया हुआ है 1250 एंड 1000 PCU पर आवर। ऑल द रेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज 12 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको रेट टाइम, मतलब जो 2n प्लस r हम फाइंड करेंगे तो इसमें r की वैल्यू आपको दिया हुआ है। r की वैल्यू 12 सेकेंड आपको गिवन है। ठीक है, 2n प्लस r जो हम l फाइंड करेंगे उसमें r की वैल्यू गिवन है। डिजाइन 2 फेज ट्रैफिक सिग्नल, तो 2 फेज का ट्रैफिक सिग्नल है तो 2 फेज के लिए हमें डिजाइन करना है। फेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले काम क्या है, हम इस फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो हमें इसमें l की जरूरत है और y की जरूरत है। y क्या है? समेशन ऑफ ऑल द y, और इंडिविजुअल y क्या है? नॉर्मल फ्लो डिवाइड बाय सैचुरेशन फ्लो। हमें क्वेश्चन में गिवन है तो YA फाइंड कर लेंगे, YB फाइंड कर लेंगे, दोनों को डिवाइड करके और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कैपिटल Y मिल जाएगा। और टोटल लॉस टाइम कैसे निकालेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ फेज, तो 2 फेज के लिए डिजाइन करना है तो 2 प्लस टोटल लॉस टाइम या फिर ऑल रेट टाइम 12 सेकंड का है तो ये आ जाएगा 16 सेकंड्स। टोटल CO मिल गया हमें, तो यहाँ से मिला हमें साइकिल टाइम कि एक साइकिल की कितनी लेंथ होगी, तो ये अप्रोक्सीमेट 67.5 सेकंड्स का है। यहाँ से हम ग्रीन टाइम निकालेंगे, हमने फॉर्मूले में देखा था YA डिवाइड बाई Y ऑप्टिमम साइकिल टाइम माइनस टोटल लॉस टाइम। तो यहाँ पे 16 सेकंड टोटल लॉस टाइम है। तो इससे आ गया ग्रीन टाइम ऑन रोड A इज 29 सेकंड, ग्रीन टाइम ऑन रोड B इज 22.5 सेकंड्स। अब एम्बर टाइम कितना प्रोवाइड करना है हमें? 2 सेकंड्स का। ईच फॉर क्लियरेंस टोटल साइकिल टाइम विल बी, टोटल साइकिल टाइम कितना हो जाएगा जब क्लियरेंस टाइम देंगे, क्योंकि ये तो ग्रीन टाइम है तो सबको ऐड कर देते। 29 फर्स्ट रोड के लिए, 22.5 सेकंड रोड के लिए और 12 सेकंड्स जो है वो लॉस टाइम है। और 4 सेकंड क्या है? 4 सेकंड क्या है? दोनों रोड के लिए एम्बर टाइम, एक रोड के लिए 2 सेकंड, अगले रोड के लिए 2 सेकंड। टोटल साइकिल टाइम हो जाएगा इसमें 67.5 सेकंड, क्योंकि ये 2 फेज के लिए बोला था इसलिए 2 फेज के लिए।
ठीक है, तो ये था वेबस्टर का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है एट राइट एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड वन हैज 4 लेन विद अ टोटल विड्थ ऑफ 12 मीटर एंड रोड बी विड्थ दिया हुआ है 6.6 मीटर। द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन ड्यूरिंग डिजाइन आवर आर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक दिया हुआ है ऑन द टू अप्रोच ऑफ रोड ए एंड 278 एंड इतना ऑन द टू अप्रोच ऑफ रोड बी। डिजाइन द सिग्नल टाइमिंग एज पर आईआरसी गाइडलाइन। आईआरसी गाइडलाइन के आधार पे हम इसका डिजाइन करने वाले हैं। पहले वाले हमने वेबस्टर मेथड देखा था, इसमें हम आईआरसी मेथड देखेंगे। अब क्या क्या दिया हुआ है, डिजाइन ट्रैफिक ऑन रोड वन कितना दिया हुआ, हायर द टू अप्रोच वॉल्यूम पर लेन 900 डिवाइड बाई 2 दिया जाएगा 450। दोनों में से हमें हायर वैल्यू लेना है, तो पहले में हमने कितना दिया हुआ था 900। ठीक है, डिजाइन ट्रैफिक ऑन रोड 2 तो सेकंड के लिए कितना दिया हुआ है 278। ठीक है, अब पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम फॉर रोड 1, पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम हमने देखा था 1.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड के लिए लेना है और फॉर 7 सेकेंड ऑफ द टाइमिंग, तो टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा 17 सेकेंड का। सिमिलरली फॉर रोड 2 कितना हो जाएगा 12.5 सेकेंड। इतना टाइम हमें पेडेस्ट्रियन के लिए ग्रीन टाइम रखना है रोड पे। ठीक है, तो ग्रीन टाइम फॉर व्हीकल, अब उसके बाद आएगा व्हीकल का G2 कितना 17 सेकेंड, ये जो आया था 17 सेकेंड। ग्रीन टाइम फॉर रोड 1, ग्रीन टाइम फॉर रोड 1 17 इंटू 450 डिवाइड बाई 278, 450 डिवाइड बाई ये जो आया था 450 डिवाइड बाई 278 करेंगे तो ये मिलेगा हमें 27.5 सेकेंड। 2 सेकेंड हम एम्बर टाइम ऐड करेंगे एंड 2 सेकेंड इंटर ग्रीन पीरियड ईच फेज के लिए, तो टोटल साइकिल लेंथ कितना हो जाएगा सबको ऐड कर दो। ये एम्बर के लिए हो गया और ये इंटर ग्रीन टाइमिंग हो गया और ये 17 सेकेंड जो हो गया वो व्हीकल के लिए ग्रीन टाइम हो गया। टोटल आ गया 15.2 सेकेंड्स। सिंस साइकिल टाइम में बी कन्वेंशनली सेट इन मल्टीपल ऑफ 5 सेकेंड्स सो द साइकिल टाइम इज 55। अब 5-5 सेकंड के इंटरवल में हम बांट सकते हैं इसको, तो 52 को इंक्रीज करके 55 सेकंड कर दिया। तो एक्स्ट्रा 2.5 सेकंड जो हमने प्रोवाइड किया है उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर एक पे। तो हम नया हम जब इसको डिवाइड कर देंगे 1.5 सेकंड एक में डिवाइड कर देंगे और 1 सेकंड अलग से डिवाइड कर देंगे, तो नया ग्रीन टाइम आ गया 1.5 सेकंड इंक्रीज करके इतना और दूसरा ग्रीन टाइम आ गया इंक्रीज करके इतना। तो जो पहले 17 सेकंड था वो 18 सेकंड का ग्रीन टाइम हो गया और फर्स्ट रोड पे जो 27.5 सेकंड का था अब वो 29 सेकंड का हो गया। व्हीकल अराइवल पर लेन साइकिल ऑन रोड 1, अगेन यहाँ पे 450 डिवाइड बाई 55 करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो 55 सेकंड्स का आया था टोटल साइकिल टाइम, तो यह आ जाएगा पर लेन में 8.2 PCU आएगा पर लेन में। ठीक है, मिनिमम ग्रीन टाइम फॉर क्लियरिंग व्हीकल ऑन रोड 1, तो जो ये इतना PCU आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए हमें कितना ग्रीन टाइम की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो 6 प्लस 8.2 जो PCU आया माइनस 1 इंटू 2, तो 20 सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट है। ये हमने जो फॉर्मूला देखा था वहीं से फॉर्मूला ले रहे हैं IRC मेथड का। सिमिलरली फॉर सेकेंड तो 278 बाई 55 करेंगे तो इसके लिए कितना PCU है, तो पर लेन कितना है 5.1 PCU पैसेंजर का यूनिट, सभी व्हीकल को हमने कन्वर्ट कर दिया। अगेन इसके लिए मिनिमम ग्रीन टाइम फाइंड कर लेंगे तो इसके लिए आएगा 14.2 सेकंड्स। तो हमने जो प्रोवाइड किया कितना 29 सेकंड्स का और 18 सेकंड्स का वो ओके है, क्योंकि पहले वाले के लिए रिक्वायरमेंट है 20 सेकंड्स की और हमने ग्रीन टाइम दिया है 29 सेकंड्स का, तो ओके। सेकंड वाले के लिए रिक्वायरमेंट है 14.2 सेकंड्स की, हमने प्रोवाइड किया है सॉरी मिनिमम ग्रीन टाइम रिक्वायरमेंट कितनी है 14.2 की और हमने प्रोवाइड किया है 18 सेकंड का, तो ओके। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे कम है तो फिर हम रिवाइज करेंगे और फिर से इंक्रीज करेंगे। इसीलिए हमने पढ़ा था रिवीजन इसमें जरूरत पड़ सकती है, ट्रायल एंड एरर। यही काम हमने आगे किया है, लॉस्ट टाइम पर साइकिल हम फाइंड करेंगे। तो लॉस्ट टाइम अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो 2 + 2 हमें एम्बर टाइम है प्लस 4 × 2 तो 16 जो सेकेंड्स का है वो हर एक में लॉस हो रहा है। सैचुरेशन फ्लो ऑन रोड 1 तो 5 to 5 × 6 करेंगे अगर हम, तो 5 to 5 देखिए आपको 5 to 5 पहले वाले पे दिया हुआ है डेंसिटी, तो 5 to 5 यहाँ पे हमने एज्यूम किया किससे, विड्थ से। ठीक है, इंटू 6 करेंगे तो टोटल सैचुरेशन फ्लो हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमने IRC के मेथड देखा था वहां से विड्थ के आधार पे हमने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट सैचुरेशन फ्लो सिमिलरली सेकंड के लिए हम फाइंड करेंगे तो 1850 14 × 3 डिवाइड बाई 5, ये इतना PCU आया। y1 फाइंड किया हमने सैचुरेशन फ्लो से डिवाइड करके नॉर्मल फ्लो को, y2 हमने फाइंड किया नॉर्मल फ्लो डिवाइड बाई सैचुरेशन फ्लो, टोटल y फाइंड कर लिया हमने दोनों को ऐड करके और वेबस्टर मेथड से हमने फिर साइकिल टाइम चेक किया। तो ये किस लिए, सिर्फ चेकिंग करने के लिए कि हमारा ओके है कि नहीं। और वेबस्टर मेथड जब हमने फाइंड किया
तो ग्रीन और एम्बर और साइकिल लेंथ आया 55 का, इतना ग्रीन टाइम आया रोड 1 पे, एम्बर टाइम इतना रखा हमने, रेड टाइम इतना आया। तो ये था सिग्नल डिजाइन का एग्जांपल। नेक्स्ट आते हैं रोड मार्किंग पे। रोड मार्किंग के लिए IRC 35 है, इसके लिए कोड है 212015। ठीक है, IRC 352015। मार्किंग क्या होता है? रोड के साइड में जो मार्किंग्स होते हैं, मार्किंग का काम क्या होता है? गाइड करने के लिए कि भाई इससे आगे नहीं जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। इसमें कौन कौन से टाइप के होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग, ट्रांसवर्स मार्किंग। लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग जो लेंथ वाइज होता है, ट्रांसवर्स मार्किंग जो ऐसे होता है। जो ट्रांसवर्स मार्किंग होता है वो स्टॉप के लिए होता है या फिर गाइड करने के लिए। जो लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग होता है वो फ्लो टाइम पे गाइड करने के लिए होता है। हजार्ड मार्किंग मींस जो कहीं पे हमें बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्म करना है, कुछ की आगे बहुत ज्यादा डेंजरस लोकेशन है या कुछ टर्न आने वाला है, तो उसकी मार्किंग कहलाती है हजार्ड मार्किंग। ब्लॉक मार्किंग, एरो मार्किंग, डायरेक्शनल मार्किंग एंड फैसिलिटी मार्किंग, इतने टाइप की मार्किंग है। आप इस IS कोड में जाके भी डिटेल में देख सकते हैं कौन सी मार्किंग क्या कहलाती है। अब हम जो मेन कैटेगरीज में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, ब्रोकन लॉन्गिट्यूडनल लाइन। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसा ब्रोकन लाइन होता है उसका क्या मीनिंग होता है? इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द सेंटर लाइन ऑन 2 and 3 लेन रोड्स। तो जो 2 and 3 लेन रोड होते हैं उसमें सेंटर लाइन को डिनोट करने के लिए हम ब्रोकन लॉन्गिट्यूडनल लाइन को यूज करते हैं, जिसमें भी मल्टीपल लेन होता है वहां पे। ड्राइवर मे क्रॉस दीज एट देयर इंटरसेक्शन इफ ट्रैफिक परमिट्स। तो लेन जहां पे डिवाइड हो रहा है, एक लेन से दूसरी लेन चेंज हो रहा है, वहां पे ब्रोकन लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, आप इसको क्रॉस कर सकते हो बशर्ते दूसरे लेन पे ट्रैफिक खाली है। लॉन्गिट्यूडनल सॉलिड लाइन, अगर यही चीज सॉलिड लाइन है, उसका मीनिंग क्या होता है? आर यूज्ड एज गाइडिंग और रेगुलेटिंग लाइंस and are not meant to be crossed by driver except for entry or exit from premises or side road or to avoid a stationary obstruction। ये होता है एकदम कंप्लीट रेगुलेट करने के लिए कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते बशर्ते यदि आपको रोड से बाहर चले जाना है या फिर रोड साइड में खड़े होना है या फिर स्टेशनरी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसे टकराना नहीं है, ठीक है, या फिर उससे बचना है, उस कंडीशन में आप इसको अवॉइड कर सकते हो, मतलब इससे इसको आप क्रॉस कर सकते हो। अदरवाइज आपको लॉन्गिट्यूडनल सॉलिड लाइन जहां भी दिखे, जनरली कहां पे दिखता है? रोड के एंडिंग में, रोड के एंडिंग में, उसको हमें क्रॉस नहीं करना है। डबल सॉलिड लाइन, दो सॉलिड लाइन हमें कब देखने को मिलता है? इंडिकेट्स द मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन एंड आर नॉट टू बी क्रॉस्ड एक्सेप्ट इमरजेंट यूजेस। सिर्फ और सिर्फ डबल क्रॉस लाइन जहां पे होता है सॉलिड लाइन, वो सिर्फ हम इमरजेंसी कंडीशन में ही क्रॉस कर सकते हैं, बाकी कभी नहीं। इन कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोकन एंड सॉलिड लाइन, ब्रोकन और सॉलिड लाइन दोनों कॉम्बिनेशन में कहां पे यूज करते हैं? सॉलिड में भी क्रॉस्ड विद डिस्क्रिशन इफ द ब्रोकन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नियरर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक। व्हीकल फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सॉलिड लाइन। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन को जब एक साथ हमें मैनिपुलेट करना है तब यूज करते हैं। सॉलिड लाइन ईदर पैरेलल टू द इंटरसेक्टिंग रोडवे और एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग ट्रैफिक मार्क द पोजीशन ऑफ स्टॉप लाइन। जैसे हमने बात किया था कि जहां पे ग्रीन सिग्नल या स्टॉप सिग्नल होता है वहां पे स्टॉप करने के लिए ट्रांसवर्स मार्किंग यूज होता है सॉलिड लाइन के साथ। रोड डेलिनिएटर आपने देखा होगा। रोड डेलिनिएटर, रोड डेलिनिएटर क्या होता है कि आपको विजुअल असिस्टेंट ड्राइवर को प्रोवाइड करता है रोड के अलाइनमेंट के बारे में कि रोड अहेड स्पेशली एट नाइट, नाइट के टाइम पे जो साइड में आप सभी ने देखा होगा लाइटिंग होता है रोड के साइड में जो कि गाइड करने के लिए होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि रोड का अलाइनमेंट क्या है, रोड एंडिंग कहाँ पे है, रोड का सेंटर कहाँ पे है, तो वो उसे कहते हैं हम रोड डेलिनिएटर। लाइटिंग भी चलती रहती है और मार्किंग भी होती है। रोड इंडिकेटर, हजार्ड मार्कर, ऑब्जेक्ट मार्कर, ये सब इसके अंदर आता है। रोड में मार्कर में क्या आता है? रोड को बेसिकली वो हाईलाइट करता है कि रोड की अलाइनमेंट कहाँ से है। हजार्ड मार्कर मीन्स अगर कुछ है तो वो आपको गार्ड रेल, अबटमेंट एडजेसेंट टू कैरिज वे, ये सब हमें बताता है। कलवर्ड ब्रिज है तो उसके बारे में हमें ये मार्किंग बताता है। ऑब्जेक्ट मार्कर मतलब जैसे कि कोई इंडिकेट करता है हजार्ड और ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द व्हीकल फ्लो पाथ, फॉर एग्जांपल चैनलाइजिंग आइलैंड क्लोज टू इंटरसेक्शन। आगे कोई इंटरसेक्शन आने वाला है तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट मार्कर यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ट्रैफिक डिजाइन, इंटरसेक्शन डिजाइन पे। इंटरसेक्शन हम सभी जानते हैं कि जहां पे भी रोड, दो या दो से ज्यादा रोड क्रॉस कर रहे हो एक साथ, तो वहां पे होता है, वहां पे इंटरसेक्शन का हमें डिजाइन करना पड़ता है। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे हम उनका डिजाइन करते हैं, ये हम लोग देखेंगे इसमें। इंटरसेक्शन मींस जहां पे दो या दो से ज्यादा रोड क्रॉस करें या फिर ज्वाइन हो। टू रिड्यूस कंफ्लिक्ट वी रिसॉर्ट इंटरसेक्शन कंट्रोल। इंटरसेक्शन कंट्रोल्स आर डिजाइन्ड एज, इंटरसेक्शन कंट्रोल जो होता है वो पैसिव, सेमी और एक्टिव, तीन कैटेगरी में डिजाइन होता है। पैसिव कंट्रोल किसको बोलते हैं? व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज लेस, नो एक्सप्रेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। कम वॉल्यूम है तो वहां पे क्रॉस सेक्शन पे भी हमें कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो व्हीकल है
और ड्राइवर है वो अपने आप क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कम हो तो उसको बोलते हैं पैसिव कंट्रोल। द रोड यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ओनली। रोड साइंस एंड रोड मार्किंग्स आर यूज्ड इन दिस केस ओनली। मार्किंग और साइन बोर्ड जो है वो यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल गिव वे कंट्रोल रिक्वायर द ट्रैफिक टू ऑन द माइनर रोड एंड टू स्लो डाउन एंड अलाउ दैट ऑन अ मेजर रोड। ये होता है पैसिव कंट्रोल में। सेमी कंट्रोल में ड्राइवर्स आर जेंटली गाइडेड टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। ड्राइवर को इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई रोड तो है, इंटरसेक्शन भी है, लेकिन आप धीमे चलो और ट्रैफिक को देख के चलो। चैनलाइजेशन एंड ट्रैफिक रोटरीज कम अंडर दिस कैटेगरी। जैसे कि जैसे आपने रोटरी देखा होगा, यहाँ से रोड आ रहा है, यहाँ से रोड आ रहा है, यहाँ से भी रोड आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे हमें रुकने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ड्राइवर को कॉशन रहने की जरूरत है कि हमें यहाँ से यहाँ जाके यहाँ पे एग्जिट करना है, तो हम देख के चले। लास्ट आता है एक्टिव कंट्रोल। रोड यूजर्स आर फोर्स्ड टू फॉलो द पाथ सजेस्टेड बाय द ट्रैफिक कंट्रोल एजेंसी। जो पाथ आपको फॉलो करवाया जा रहा है आपको वही पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें ट्रैफिक जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि आपको यही पाथ फॉलो करना है। ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन कम्स अंडर कैटेगरी, जैसे कि अंडर पास होता है, फ्लाई ओवर होता है, ये सब आता है इस कैटेगरी में। टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन, एट ग्रेड इंटरसेक्शन। एट ग्रेड में सेम लेवल पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे कि रोड यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, सभी का लेवल सेम है, तो इस तरह से जो इंटरसेक्शन आता है उसको हम कहते हैं एट ग्रेड इंटरसेक्शन, ठीक है। इसके अंदर आता है चैनलाइज्ड एंड रोटरी इंटरसेक्शन, ठीक है। Traffic islands are raised area constructed within the roadways to establish physical channel through which the vehicular traffic may be guided. क्या होता है? रेज्ड एरिया होता है जिसे हम बीच का एरिया जिसे हम बोलते हैं आइलैंड। ट्रैफिक आइलैंड ऑफन सर्व मोर देन वन फंक्शन। तो ये जनरली हमें रोटरी पर देखने को मिलता है। ट्रैफिक आइलैंड में भी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शंस। तो फंक्शन के आधार पे डिविजनल आइलैंड होता है, चैनलाइजिंग आइलैंड होता है, पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड होता है और रोटरी। तो आइलैंड इन सभी जगहों पर देखने को मिलता है हमें। हर एक जगह पे आइलैंड का फंक्शन अलग अलग होता है। डिविजनल आइलैंड क्या होता है? आर इंटेंडेड टू सेपरेट अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन अ हाईवे विद 4 और मोर लेन्स। जहां पे 4 से ज्यादा लेन है वहां पे सेपरेट करने के लिए होता है, ट्रैफिक फ्लो को अलग अलग करने के लिए। चैनलाइजिंग आइलैंड का यूज क्या है? आर यूज टू गाइड द ट्रैफिक इनटू प्रॉपर चैनल थ्रू द इंटरसेक्शन एरिया। एक प्रॉपर ट्रैफिक को क्या पाथ फॉलो करना है, वहां पे चैनलाइजिंग आइलैंड का यूज होता है। और ये कहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है? इंटरसेक्शन एट ग्रेड पे, सेम लेवल पे जब हो रहा हो, स्पेशली व्हेन द एरिया इज लार्ज। तो सेम लेवल पे अगर इंटरसेक्शन हो रहा हो तो वहां पे चैनलाइजिंग आइलैंड बहुत यूजफुल होता है। पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड ये कहां पे होता है? प्रोवाइडेड एट रेगुलर बस स्टॉप एंड सिमिलर प्लेसेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर्स। A pedestrian island at or near the crosswalk to add the and protect pedestrian crossing. The carriageway is termed as pedestrian refuge island. नेक्स्ट इज रोटरी आइलैंड। रोटरी आइलैंड के बारे में हम सभी जानते हैं कि जहां पे रोटरी गोल चक्कर होता है वहां पे बीच में आइलैंड जो पोर्शन होता है वेकेंट पोर्शन, उसको बोलते हैं रोटरी आइलैंड। इज द लार्ज सेंट्रल आइलैंड ऑफ द रोटरी इंटरसेक्शन। दिस आइलैंड इज मच लार्जर देन द सेंट्रल आइलैंड ऑफ चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन होता है, आगे हम पिक्चर देखेंगे आपको और क्लियर होगा कि जो चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन होता है उससे कहीं ज्यादा होता है इसका साइज, इसका रेडियस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो हम फाइंड करेंगे जब हम डिजाइन करेंगे तो इसका रेडियस भी फाइंड करेंगे कि जो सेंट्रल आइलैंड है उसका रेडियस कितना होना चाहिए, क्योंकि इसी रेडियस पे डिपेंड करता है कि वीविंग लेंथ और वीविंग विड्थ कितना होगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब डिस्कस करते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। सेकंड टाइप सॉरी, फर्स्ट था एट ग्रेड इंटरसेक्शन, दूसरा टाइप है ग्रेड सेपरेटेड। ग्रेड सेपरेटेड में क्या होता है? जहां पे दो लेवल रोड के लेवल के बीच का डिफरेंस होता है अगर, तो वहां पे हम अंडरपास या फिर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन एट ग्रेड इज इलिमिनेटेड बाय यूज ऑफ ग्रेड सेपरेशन। तो जहां पे बहुत हैवी ट्रैफिक हो और स्पीडी ट्रैफिक हो और दोनों का लेवल डिफरेंट हो, तब उस समय हम ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट परमिट्स द क्रॉस फ्लो ऑफ द ट्रैफिक एट डिफरेंट लेवल विदाउट इंटरप्शन। Grade separation is a crossing of two highways, a highway and a railroad, a pedestrian walkway and a highway at different level. हमने सभी इसका एग्जांपल देखा है कि एक तरफ से रेलवे क्रॉसिंग जा रही है, ऊपर से रोड जा रहा होता है, या फिर दो हाईवे ऊपर नीचे से फ्लाईओवर और नीचे अंडरपास से जा रहे होते हैं, या फिर वॉकवे नीचे या ऊपर से जा रहा होता है, एक तरफ से रोड जा रहा होता है। तो विदाउट इंटरप्शन हम डिफरेंट ग्रेड पे जो बनाते हैं उसको कहते हैं ग्रेड सेपरेटेड एट इंटरसेक्शन। ओवरपास और अंडरपास। ओवरपास का मतलब एक ऊपर से जा रहा है और अंडरपास मीन्स नीचे से जा रहा है। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में एक आता है इंटरचेंज।
an interchange of a grade separated intersection with connecting roadway ramp for turning traffic between हाईवे अप्रोच। कई जगह पे आज के डेट में देखा होगा आपने डिफरेंट ग्रेड पे तो एक रैंप होता है, अगर आपको टर्न करना है तो आप बहुत घूम के ऐसे करके इस रोड पे आ जाते हो, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट ग्रेड का एग्जांपल है, इसको हम बोलते हैं इंटरचेंज। रोड इंटरचेंज जो होता है ये भी ग्रेड सेपरेटेड का बहुत ही कॉमन आज के डेट में जो यूज हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रेड इंटरचेंज। द इंटरचेंज विल नेसेसरी एट ऑल द क्रॉसिंग ऑफ अ हाईवे दैट इज टू बी डेवलप्ड to completely access control standards. Similarly, the interchange will also be required at all major crossing on highway developed to expressway standard. तो ये सब जहाँ पे हाई ट्रैफिक होता है और क्रॉसिंग भी करना है बट वहाँ पे हमें ट्रैफिक को स्टॉप नहीं करना है, तो वहाँ पे हम इंटरचेंज यूज करते हैं, जो कि ऐसे घूम के रैंप यूज करते हुए दूसरी ट्रैफिक पे मर्ज हो जाता है और डाइवर्ज भी हो सकता है। एन इंटरचेंज में बी जस्टिफाइड व्हेन एन एट ग्रेड इंटरसेक्शन फेल्स टू हैंडल द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। हम सभी जानते हैं कि एट ग्रेड हम कब यूज करेंगे, जब वॉल्यूम कम हो, बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो तो इंटरसेक्शन एट ग्रेड वर्क नहीं करता है, तो उस समय हम ये यूज करते हैं। दिस सिचुएशन में अराइज व्हेन द टोटल ट्रैफिक ऑफ ऑल द आर्म्स ऑफ द इंटरसेक्शन इन एक्सेस ऑफ 10,000 पीसीयू पर आवर। ये कब जस्टिफाई होता है कि इंटरसेक्शन एट ग्रेड वर्क नहीं करेगा, जब सभी आर्म्स मतलब सभी रोड का अगर हम वॉल्यूम ऐड कर दें पर आवर 10,000 से अगर ज्यादा हो जाए पैसेंजर कार यूनिट के फॉर्म में, तो उस समय एट लेवल क्रॉस सेक्शन जो है, एट लेवल इंटरसेक्शन जो है वो वर्क नहीं करता अच्छे से, उस समय हमें ये इंटरचेंज या फिर ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन यूज करना पड़ता है। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं इनके क्रॉसिंग्स के, जैसे कि ये डायमंड शेप का होता है, रोटरी इंटरचेंज होता है, पार्शियल क्लोवर लीफ होता है, और एक होता है फुल क्लोवर लीफ टाइप का। आप सबने डायग्राम देखा होगा इस तरह का, यहाँ से अगर आपको इधर जाना है तो आप इस तरह से टर्न कर सकते हो, यहाँ से इधर जाना है तो इस तरह से चेंज कर सकते हो, इस तरह से ऊपर का ऊपर से निकल गया, नीचे का अंडरपास से निकल गया, इसको बोलते हैं डायमंड इंटरचेंज। रोटरी इंटरचेंज में अगर हम इधर जाना है तो ये रोटेशन होते हुए भी, बट ये फ्लाईओवर के टाइप का होता है, आपको इसमें कहीं रुकने की जरूरत नहीं है और आप इंटरचेंज कर पाएंगे। और ये होता है पार्शियल क्लोवर लीफ जो पार्शियल है, मतलब इसमें तो आप इधर चले गए और यहाँ का जो ट्रैफिक है वो ऐसे रैंप से घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का ट्रैफिक यहाँ से रैंप से हुए घूमते हुए आ जाएगा। पार्शियल क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें सिर्फ दो लेग को कनेक्ट किया गया है। फुल्ली में क्या हो गया, चारों लेग को ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे जो ट्रैफिक और यहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ से वो सिंपली ऐसे करके ये रैंप यूज करते हुए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन। क्लोवर लीफ के देखिए दो टाइप्स के इंटरचेंज है। डायगोनल रैंप्स आर प्रोवाइडेड फॉर लेफ्ट टर्निंग मूवमेंट, तो डायगोनल जो मूवमेंट था ये लेफ्ट टर्निंग में काफी यूजफुल होता है, अगर लेफ्ट टर्निंग की अमाउंट जो है वो ज्यादा है। क्लोवर लीफ कब यूज होता है, डिजाइन कंसिस्ट ऑफ वन लूप लैम्प फॉर राइट टर्निंग ट्रैफिक एंड वन आउटर कनेक्शन फॉर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक। जैसा हमने अभी देखा था, लेफ्ट के लिए अलग है और राइट के लिए अलग है, दोनों के लिए। रोटरी इंटरचेंज में हमने जो पीछे डायग्राम देखा था वही है डायग्राम, ये टाइप्स ऑफ इंटरचेंज के अंदर आता है। द टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन अ नंबर ऑफ रोड्स इंटरसेक्ट एट द इंटरचेंज एंड द लोकेशन वेयर सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल। ये हम कब यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा लैंड हमारे पास अवेलेबल हो, क्योंकि ये बीच का पोर्शन अनयूज्ड होता है, ये बीच का पोर्शन हम ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं बट ये वैसे अनयूज्ड होता है। ट्रैफिक रोटरी डिजाइन नेक्स्ट है। मेन कंपोनेंट की जो रोटरी होता है उसका हम डिजाइन कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं कि रोटरी किसके अंदर आता है, एट ग्रेड इंटरसेक्शन के अंदर आता है। अब इसका हम डिजाइन में हम क्या क्या टर्म यूज करते हैं पहले तो उसको देखेंगे। डाइवर्जिंग मींस द डिवाइडिंग ऑफ द सिंगल स्ट्रीम इनटू सेपरेट स्ट्रीम, एक जगह से दूसरी जगह से डाइवर्ज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग। एक स्ट्रेट जा रहा है एक लेफ्ट टर्न हो रहा है, इसको डाइवर्जिंग। इंटरसेक्शन एंगल, द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्शन लेग, अगर लेग इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसके बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन एंगल। मर्जिंग मींस द कन्वर्जिंग ऑफ सेपरेट स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम ट्रैफिक इनटू अ सिंगल स्ट्रीम, दो ट्रैफिक मिलके एक हो रहे हैं, यहाँ से ये इधर आ रहा था ये इधर आ रहा था तो इसको हम बोलेंगे मर्जिंग। रोटरी आइलैंड, ट्रैफिक आइलैंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन, हमने अभी देखा था ये जो है ट्रैफिक आइलैंड इस तरह सेंटर में होता है, बट रोटरी का आइलैंड ये इंटरचेंज के आइलैंड से अलग होता है। इंटरचेंज में हम ट्रैफिक अलाउ कर रहे हैं बट रोटरी में बीच में कुछ भी ट्रैफिक अलाउड नहीं होता है। ट्रैफिक आइलैंड टू कंपेल मूवमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप याद रखिए इसमें जो मूवमेंट होता है हमेशा ट्रैफिक का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है रोटरी के चारों तरफ। दस सब्स्टिट्यूट वीविंग ऑफ द ट्रैफिक अराउंड द आइलैंड इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट क्रॉसिंग और व्हीकल पाथवेज, इसमें हम ट्रैफिक को हमेशा लेफ्ट में क्लॉकवाइज में मूव कराते हैं और जिसको जहां जिस रोड पर एग्जिट करना है वो एग्जिट हो जाता है। वीविंग किसको बोलते हैं, वीविंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंबाइंड मूवमेंट ऑफ मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम मूविंग इन द सेम जनरल डायरेक्शन, अगर डाइवर्जिंग और मर्जिंग दो ट्रैफिक है अलग अलग टाइप के और दोनों सेम स्ट्रीम पे मूव कर रहे हैं सेम जनरल डायरेक्शन में, उसको कहते हैं मूविंग वीविंग।
विविंग लेंथ, जितने डिस्टेंस तक हम मर्जिंग और डाइवर्जिंग ट्रैफिक को एक साथ ट्रेवल करवाते हैं उसको बोलते हैं विविंग लेंथ। द लेंथ ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ रोटरी इन विच विविंग अकर्स, जितने डिस्टेंस पे ये डाइवर्जिंग और मर्जिंग ट्रैफिक एक साथ मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, उसको कहते हैं विविंग लेंथ। तो डिजाइन में हम इन सबकी लेंथ फाइंड करते हैं। ये एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा किसका, रोटरी का। रोटरी का ये एक्चुअल पिक्चर है। ये देखो 4 लेक कनेक्टेड है, 4 रोड है यहाँ पे, और ये है आइलैंड, सेंट्रल आइलैंड है, और ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है। किस पोर्शन को क्या कहते हैं आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। देखो इसको बोलते हैं वीविंग लेंथ। एक लेग से दूसरे लेग के बीच में जहां पे डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों ट्रैफिक है, यहाँ पे क्रॉस से दिखाया है, देख रहे हो, इधर जाने वाला भी यहाँ पे होगा और इधर जाने वाला भी यहाँ पे होगा, इधर जाने वाला भी होगा, क्योंकि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों ट्रैफिक यहाँ पे मूव होते हैं। तो इसमें कौन सा लेंथ हो गया, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये इसमें क्या कहलाएगा, वीविंग लेंथ। ठीक है। वीविंग एंगल क्या हो गया, देखो यहां से लेके ये और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या कहला रहा है, वीविंग एंगल। इधर का ट्रैफिक इधर जाने वाला है और इधर का ट्रैफिक इधर जाने वाला है, इन दोनों को अगर हम टच करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, वीविंग एंगल। ठीक है। इंटरेंस कर्व ऑफ स्मॉलर रेडियस, तो जब हम ट्रैफिक को इंटर करते हैं उसका रेडियस भी हम फाइंड करेंगे, एंट्री रेडियस और एग्जिट रेडियस, यहाँ का रेडियस भी हम फाइंड करेंगे कितना होता है। ठीक है। तो इसका रेडियस हम फाइंड करेंगे कौन सा ज्यादा होता है ये भी पता है हमें, एग्जिट कर्व ऑफ लार्जर रेडियस। ठीक है। वीविंग एंगल समझ गए, सेंट्रल आइलैंड समझ गए हम, ये इसकी हम रेडियस फाइंड करेंगे कितना होता है सेंट्रल आइलैंड का रेडियस डिजाइन में। अब आते हैं हम लोग डिजाइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। रोटरी का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या है, ऑल द ट्रैफिक प्रोसीड्स एट अ फेयरली यूनिफॉर्म स्पीड, सभी का स्पीड यूनिफॉर्म होता है। फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग आर अवॉइडेड, इसमें हमें रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम एक गिवन स्पीड पे मूव करते रहते हैं। जनरली 30 to 40 kmph की स्पीड होती है अलाउबल लिमिट, इस पे हम मूव करते रहते हैं। एक्चुअली व्हीकल डू नॉट स्टॉप एट रोटेटरी। नेक्स्ट है वीविंग रिप्लेस द यूजुअल क्रॉसिंग मूवमेंट्स, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इज एलिमिनेटेड, क्योंकि हम एक साथ सबको रोटेट करवा रहे हैं इसलिए कोई भी अपोजिट व्हीकल नहीं होता, इसलिए कंफ्लिक्टिंग पॉइंट्स इसमें हमें नहीं मिलते। ऑल द ट्रैफिक स्ट्रीम मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एट स्मॉल एंगल्स, एक्सीडेंट अकरिंग फ्रॉम सच मूवमेंट आर यूजुअली अ माइनर इन नेचर, क्योंकि हम बहुत ही कम एंगल पे ट्रैफिक को मूव करवा रहे हैं इसलिए एक्सीडेंट्स होने के चांस बहुत कम होते हैं। रोटरीज आर स्पेशली सुटेड फॉर इंटरसेक्शन विद 5 और मोर इंटरचेंज लेग्स। रोटरी कहाँ पे सुटेबल है, जब 5 या से ज्यादा लेग्स हो। दीज कैन बी ऑल्सो एडोप्टेड एट इंटरसेक्शन विद 3 और 4 लेग, हम इससे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इफिशियंट कहाँ पे होता है, जब 5 या 5 से ज्यादा लेग्स हो, मतलब रोड ज्यादा हो, 5 4 या 5 से ज्यादा रोड्स हो। रोटरी आर सेल्फ गवर्निंग, इसमें हमें कोई सिग्नल या कोई गाइडेंस की या कोई ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ गवर्निंग होता है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, ऑल द व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू रिड्यूस स्पीड इवन इफ ट्रैफिक वॉल्यूम इज लेस। अब रोटरी आगे आने वाला है तो चाहे वही ट्रैफिक बिल्कुल खाली है, हम 90 के स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर सकते, हमें स्पीड रिडक्शन करना ही पड़ेगा, ये इसके एक डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, द रोटरी रिक्वायर्स अ कंपैरेटिवली लार्जर एरिया एंड मे नॉट बी फीजिबल इन मेनी बिल्ट अप लोकेशंस। अर्बन एरियाज की अगर बात करें तो वहां पे फीजिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे स्पेस की बहुत स्कार्सिटी होती है। नॉट सुटेबल फॉर पेडेस्ट्रियन मूवमेंट बिकॉज व्हीकल डू नॉट स्टॉप, व्हीकल इसमें स्टॉप नहीं होते, तो वहां पे हम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं लगा सकते। वेयर द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू रोड्स इज टू एक्यूट, कम से बहुत कम होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट विविंग लेंथ। एंगल बहुत कम होता है तो विविंग लेंथ बहुत ज्यादा प्रोवाइड हम नहीं कर सकते। ट्रैफिक टर्निंग राइट हैज टू ट्रेवल अ लिटिल एक्स्ट्रा डिस्टेंस, लेफ्ट के लिए तो ज्यादा फेवरेबल होता है ये रोटरी, लेकिन राइट क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है इसलिए लेफ्ट टर्निंग के लिए तो बहुत ही फेवरेबल है, लेकिन राइट टर्निंग के लिए बहुत ज्यादा टर्न करके जाना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द अबव लिमिटेशन रोटरीज आर नॉट सुटेबल फॉर एवरी लोकेशन, तो इनकी कुछ जो लिमिटेशन है इसके लिए ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं। जैसे कि मैं एक्सप्रेसवे में अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो वहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम चाहे शहर में बनाना इसको, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ज्यादा होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा होगा। सिलेक्शन ऑफ रोटरी, रोटरी की सिलेक्शन कैसे करेंगे, रोटरी सुटेबल व्हेन द ट्रैफिक एंटरिंग फ्रॉम ऑल द 4 अप्रोचेस इज रिलेटिवली इक्वल, कब है, जब इक्वल हो, चारों चारों रोड से या फिर जितने भी रोड्स हैं उसमें इक्वल हो। द टोटल वॉल्यूम ऑफ अबाउट 3000 व्हीकल पर आवर कैन बी कंसिडर्ड एज द अपर लिमिटिंग केस एंड द वॉल्यूम ऑफ 500 व्हीकल पर आवर इज द लोअर लिमिट। कम से कम हर एक लेग में, हर एक रोड में कम मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 500 व्हीकल पर आवर, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3000 व्हीकल पर आवर। इससे अगर ज्यादा है तो भी इफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, इससे कम है तो भी इफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। तो अगर वॉल्यूम की लिमिट इसी के बीच में लाई कर रही है वॉल्यूम, तो ये ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करता है।
A rotary is a very beneficial when the proportion of the right turn traffic is very high, typically if it is more than 30%. ये इफिशियंटली कब वर्क करता है? जब राइट टर्निंग ट्रैफिक ज्यादा है तो उसको हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। जनरली 30% से अगर ज्यादा है राइट टर्निंग ट्रैफिक का तो उस केस में ज्यादा यूजफुल होता है ये। रोटरीज आर सुटेबल व्हेन देयर आर मोर देन 4 अप्रोच और इफ देयर आर नो सेपरेट लेन्स अवेलेबल फॉर राइट टर्न ट्रैफिक। ठीक है, तो ये अगर 4 से ज्यादा ट्रैफिक हो तब, या फिर कोई सेपरेट लेन अवेलेबल नहीं है राइट टर्निंग ट्रैफिक के लिए है, तो वहां पे ये मैंडेटरी होता है और ये बहुत यूजफुल हो जाता है। ऑपरेशन इन रोटरी, 3 ऑपरेशन होते हैं, डाइवर्जिंग, मर्जिंग एंड वीविंग। डाइवर्जिंग मीन्स जब जहां से हमें डाइवर्ट करना है, व्हीकल को अलग कर देना है, रोड से दूसरे रोड पे जाना है, उसको डाइवर्जिंग बोलेंगे। दूसरा होता है मर्जिंग, रोड से एक ट्रैफिक दूसरे ट्रैफिक में मर्ज हो रही है, उसको बोलेंगे मर्जिंग। और तीसरा कंडीशन होता है जहां पे हम डाइवर्जिंग और मर्जिंग ट्रैफिक को दोनों को साथ में लेके आगे मूव करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं वीविंग। इज द कंबाइंड मूवमेंट ऑफ बोथ मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन। ये उसके कुछ और जो कंपोनेंट्स है उसकी डिटेलिंग है। इसको बोलेंगे गिववे लाइन, यहाँ पे गिववे लाइन होता है। ये सर्कुलेशन विड्थ है, जो जितने विड्थ में हम सर्कुलेट कर रहे हैं तो ये सर्कुलेशन का विड्थ है, इतने विड्थ में ट्रैफिक को सर्कुलेट करवाया जा रहा है। रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड, ये रेडियस है। ये वीविंग लेंथ है, हमने अभी डिस्कस किया। और ये क्या है? स्प्लिटर आइलैंड है, ये स्प्लिटर आइलैंड है। ये इधर का ट्रैफिक इधर, इधर का ट्रैफिक इधर से जाएगा, तो ये स्प्लिटर आइलैंड ट्रायंगल शेप का होता है। एंट्री विड्थ, ये हो गया एंट्री का विड्थ, जो एंट्री करने वाला रोटरी में ये एंट्री विड्थ है, और ये क्या है? एग्जिट विड्थ है। ये ट्रैफिक इधर से आ रहा है, तो एंट्री का विड्थ और एग्जिट का विड्थ जनरली हम सेम रखते हैं, और इसी के विड्थ पे हम डिसाइड करते हैं वीविंग का लेंथ, वीविंग का विड्थ। ठीक है, ये क्या हो गया? अप्रोच विड्थ। ठीक, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसका रेडियस है। इंस्क्राइब सर्कल मींस यहां से लेके और आउटर पोर्शन तक का जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, तो ये सब चीज हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ती है रोटरी डिजाइन में। डिजाइन स्पीड, ऑल द व्हीकल्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस देयर स्पीड। तो जनरली हम स्पीड लिमिट क्या रखते हैं? 30 to 40 kmph फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो अर्बन एरियाज में अगर रोटरी है तो उसका स्पीड लिमिट रहेगी 30, और रूरल एरियाज है तो उसमें स्पीड लिमिट रहेगी 40। रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कर्व की जो रेडियस है, यहाँ एंट्री का रेडियस, एंट्री का रेडियस क्या रहेंगे? मतलब ये रेडियस की बात कर रहे हैं हम, ये रेडियस एंट्री रेडियस एंड एग्जिट रेडियस। एग्जिट रेडियस होगा एग्जिट रेडियस ये। ठीक है, तो ये दोनों रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं? तो एंट्री का रेडियस क्या होता है? एंट्री टू द रोटरी इज नॉट स्ट्रेट, rather a curvature introduced, दिस विल फोर्स द ड्राइवर टू रिड्यूस स्पीड। तो एंट्री का जो रेडियस होता है वो ये रहता है जनरली। तो डिजाइन स्पीड पे डिपेंड करता है। डिजाइन स्पीड अगर 40 है, मतलब इसके लिए हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो रेडियस ये रखते हैं। और अगर रेडियस ये है, डिजाइन स्पीड 30 है, मतलब अगर हम अर्बन एरिया में डिजाइन कर रहे हैं तो इस रेडियस हम ये रखते हैं, किसकी? एंट्री की। एग्जिट, द रेडियस ऑफ कर्व एट एग्जिट शुड बी लार्जर देन द सेंट्रल आइलैंड एंड एज एंट्री सो एज टू इनकरेज द ड्राइवर्स टू पिक अप द स्पीड। क्यों रखते हैं? एंट्री में हमें स्पीड को स्लो करना होता है, लेकिन एग्जिट के टाइम पे हमें स्पीड को इंक्रीज करना होता है, तो वहां पे रेडियस को लार्ज रखना पड़ेगा ताकि जो कर्वेचर है वो कम से कम हो, ताकि स्पीड जब हम इंक्रीज कर रहे हो तो उस समय हम हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट को भी इनकाउंटर नहीं कर रहे हो। इसलिए एग्जिट रेडियस हमेशा लार्ज होता है, एंट्री रेडियस हमेशा शार्प होता है। अवे फ्रॉम द rotary expeditiously, the radius of the exit curve may be kept about 1.5 to 2 times of the radius of the entry curve। तो एग्जिट का जो रेडियस है वो जनरली 1.5 से लेके 2 टाइम्स होता है एंट्री के रेडियस से, ताकि एक्सेलरेट कर सके और रोड उस समय अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट हो। रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड, सेंट्रल आइलैंड कितना होता है? अबाउट 1.33 टाइम्स ऑफ द एंट्री रेडियस। ठीक है, तो जो एंट्री रेडियस है उसका 1.33 टाइम्स रखते हैं सेंट्रल आइलैंड का रेडियस। वीविंग लेंथ, वीविंग लेंथ कितना रखते हैं? डिटरमाइन द ईज विच कैन मैन्यूवर। वीविंग लेंथ हमने अभी डिस्कस किया था। वीविंग लेंथ इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन, एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री, टोटल ट्रैफिक एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक इन इट। A general rule, effort should be made to keep the weaving length at least 4 times the width of the weaving section। तो जो एज ए थंब रूल क्या है कि weaving length जो होना चाहिए 4 टाइम्स होना चाहिए किसका? width of weaving section का। weaving section जो है उसका 4 टाइम्स जनरली weaving length रखा जाता है। width of carriage way at entry and exit, carriage way का width ये entry पे कितना रखना है, और यहाँ पे अगर exit कर रहे हैं तो यहाँ पे width कितना रखना है। तो ये width क्या है? governed by amount of traffic entering and leaving the rotary। entry width should be lower than the width of carriage way at approach। तो entry width जो है कम होती है हमेशा किसके? carriage way, जो approach की जो width है उससे कम होती है। It's recommended that the minimum width of carriage way be at least 5 meter with necessary for widening to account for the curvature of the road। तो जो मिनिमम विड्थ है कैरिज वे के लिए
तो वो कम से कम कितना होना चाहिए, 5 मीटर का होना चाहिए। विड्थ ऑफ नॉन वेविंग सेक्शन, तो ये नॉन वेविंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो नॉन वेविंग सेक्शन मतलब वो सेक्शन रोटरी का जिसमें वेविंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो विड्थ ऑफ नॉन वेविंग सेक्शन ऑफ द रोटरी शुड बी इक्वल टू द वाइडेस्ट सिंगल एंट्री इनटू द रोटरी एंड शुड बी जनरली बी लेस देन द विड्थ ऑफ द वेविंग सेक्शन। हम डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री विड्थ किसको बोलते हैं, जहां पे हम एंट्री कर रहे हैं रोटरी में। तो ये जो ट्रेंगुलर आइलैंड है वहां भी जो विड्थ होती है वो विड्थ एट एंट्री होती है। विड्थ ऑफ वेविंग सेक्शन, तो ये यहाँ पे वेविंग हो रहा है तो यहाँ पे जो विड्थ है इसको हम बोलेंगे वेविंग विड्थ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेविंग लेंथ। ठीक है। विड्थ ऑफ नॉन वेविंग सेक्शन, यहाँ पे वेविंग नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम विड्थ ऑफ नॉन वेविंग सेक्शन। तो नॉन वेविंग विड्थ जो होता है पोर्शन की विड्थ वो हमेशा कम होती है वेविंग सेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे आइलैंड होता है और यहाँ पे हमें चैनलाइज करना होता है कि इधर की ट्रैफिक यहाँ से पास करेगी और जो ट्रैफिक इधर जाना है वो यहाँ से पास करेगी, इसलिए यहाँ पे विड्थ कम हो जाता है। एंट्री एंड एग्जिट एंगल, तो ये क्या है, एंट्री एंगल शुड बी लार्ज देन एग्जिट एंगल, हमने अभी डिस्कस किया था। एंड इट इज द डिजायरेबल दैट एंट्री एंगल शुड बी 60 डिग्री इफ पॉसिबल। तो डिजायरेबल क्या है, एंट्री एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। द एग्जिट एंगल शुड बी स्मॉल ताकि रेडियस हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। आइडियलाइज डिजाइन शोइंग एंट्री एंगल 60 एंड एग्जिट एंगल 30। तो हम जनरली क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, 60/30। 60 हो गया एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए 30। द कैपेसिटी ऑफ द रोटरी, लास्टली हमें क्या फाइंड करना पड़ता है डिजाइन में कि कैपेसिटी कितना है रोटरी का, कितने व्हीकल को वो पास कर सकता है। तो कैपेसिटी 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है विड्थ ऑफ विविंग सेक्शन, दूसरा है एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री, दूसरा है विविंग लेंथ, तीसरा चौथा है प्रपोर्शन ऑफ विविंग ट्रैफिक। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूले से आप लोग लिख लीजिए फॉर्मूले को, QP इज इक्वल टू 280W 1 प्लस E/W 1 माइनस P/3 1 प्लस W/L। इसमें सभी का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि W क्या है, W क्या है, विड्थ ऑफ विविंग सेक्शन जो कि 6 to 18 मीटर होता है। हम फाइंड भी करते हैं इसको कैसे, E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3.5। E क्या है, एवरेज एंट्री विड्थ इन मीटर्स, एवरेज एंट्री एंड एग्जिट विड्थ। तो अगर E1 E2 की बात करें तो E1 एंट्री विड्थ है और E2 एवरेज विड्थ है और एग्जिट की विड्थ है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो 8 मीटर आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है। और जनरली टोटल W की वैल्यू 6 to 18 मीटर के बीच में आती है। ठीक है। तो इस तरह से आप एज्यूम करके, अगर क्वेश्चन में गिवन है एंट्री और एग्जिट विड्थ तो आप वहां से डायरेक्टली E1 E2 की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करके W निकाल सकते हो। तो W का काम हो गया। E हमने अभी देखा, E कैसे निकालता है, एंट्री और एग्जिट विड्थ। L क्या है यहाँ पे, L इज द लेंथ ऑफ वेविंग सेक्शन बिटवीन द एंड्स ऑफ द चैनलाइज्ड आइलैंड इन मीटर फॉर द रेंज। तो W/L का जो रेंज होता है वो ये होता है। P क्या है यहाँ पे, P इज द प्रपोर्शन ऑफ विविंग ट्रैफिक। हमने अभी देखा था विविंग ट्रैफिक कितने हैं, मतलब जो रोटेट होने वाले हैं, और कौन कितने हैं जो नॉन विविंग ट्रैफिक है, जो बाहर निकलने वाले, एग्जिट करने वाले हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, B प्लस C डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C प्लस D इन द रेंज ऑफ, इसकी जो वैल्यू आती है 0.4 से लेके 1 के बीच में, इट विल नॉट बी ग्रेटर देन 1। अब इसमें A क्या है, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, D क्या है, राइट टर्निंग ट्रैफिक, C क्या है, क्रॉसिंग या विविंग ट्रैफिक, और D क्या है, क्रॉसिंग विविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये टर्निंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में A की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इससे हम फाइंड करेंगे कि रोटरी की कैपेसिटी कितनी है, कितनी वॉल्यूम वो पास कर पा रहा है पर आवर। ठीक है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द कैपेसिटी कैलकुलेटेड बाय द अबव फार्मूला आर सजेस्टेड। उसके बाद हमें कुछ करेक्शंस भी करनी पड़ती है। वेयर द एंट्री एंगल इज बिटवीन 0 to 15 डिडक्ट, हमने देखा था एंट्री एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे अगर एंट्री एंगल कम है तो 5% फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ द विविंग सेक्शन, तो उस केस में हम कैपेसिटी को रिड्यूस करेंगे। एंट्री एंगल अगर 15 to 30 डिग्री है तो हम 2.5 टाइम्स हम रिड्यूस करेंगे कैपेसिटी को विविंग सेक्शन का। एंट्री एग्जिट एंगल, अगर एग्जिट एंगल 60 से लेके 75 है, एग्जिट एंगल अगेन 30 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर वो 60 to 75 डिग्रीज है तो अगेन डिडक्ट करेंगे कैपेसिटी विविंग सेक्शन का। एग्जिट एंगल अगर 75 से ज्यादा है तब भी हम डिडक्ट करेंगे कितना, 5%। तो यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है। तो जो इसकी पेनल्टी हम लगा रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि कितना मार्जिन को वायलेट कर रहा है, जितना ज्यादा वायलेट कर रहा है उतनी ही पेनल्टी हम ज्यादा लगा रहे हैं। वेयर द इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 95 डिग्री, जब इंटरनल एंगल 95 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो डिडक्ट करते हैं 5% कैपेसिटी से, विविंग सेक्शन की कैपेसिटी से। ठीक है। तो इस तरह से हम कैपेसिटी फाइंड करने के बाद कैपेसिटी में हम करेक्शन अप्लाई करते हैं एंट्री और एग्जिट एंगल और इंटरनल एंगल के पे बेस्ड। द कैपेसिटी ऑफ ए रोटरी, IRC हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग PCU वैल्यू। तो कैपेसिटी फाइंड करने के लिए रोटरी के लिए PCU वैल्यू IRC ने जो सजेस्ट किया है, कार के लिए तो हम जनरली पैसेंजर कार लेते हैं, तो इसके लिए 3 व्हीलर्स या फिर
कार हो उसके लिए 1, बस के लिए 2.8, मोटरसाइकिल या स्कूटर के लिए 0.75, पेडेस्ट्रियल साइकिल के लिए 0.5 और एनिमल ड्रोन व्हीकल के लिए 4 to 6। बस या ट्रक के लिए हमने देख लिया, बसेस के लिए 2.8। ठीक है, तो ये एज पर आईआरसी है, ओनली फॉर द कैलकुलेशन एट रोटरी। याद रखना, ये फिर रोटरी कैलकुलेशन के लिए है, नॉर्मल हाईवे पेमेंट डिजाइन के लिए नहीं है। अब एक चलते हैं हम एग्जांपल पे, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है ट्रैफिक फ्लो का अर्बन एरिया में, राइट एंगल पे इंटरसेक्शन हो रहा है, 2 मेजर रोड है, ये डेटा गिवन है, लेफ्ट टर्निंग राइट स्ट्रेट जाने वाले कितने और राइट टर्निंग वाले कितने। ठीक है, डिजाइन एंड ड्रॉ द रोटरी इंटरसेक्शन एंड चेक फॉर इट्स प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मार्किंग सुटेबल एजम्पशन एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे बोथ रोड की कैरिज वे विड्थ आपको गिवन है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर आपको कैरिज वे विड्थ दे दिया। अब इसमें से क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन, अब अप्रोच रोड जो है वो अलग अलग गिवन है, नॉर्थ की तरफ जाने वाला, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ से। तो 4 डायरेक्शन से यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। लेफ्ट टर्निंग वाले का अमाउंट दे रखा है, स्ट्रेट जाने वाले का अमाउंट दे रखा है और राइट जाने वाले का अमाउंट दे रखा है, किसमें, पीसीयू पर आवर में। देखते हैं, चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कैपेसिटी, रोटरी कैपेसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। इसमें हम हर एक चीज का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है, तो एक एक करके हम फाइंड करना शुरू करेंगे और क्यूपी फाइंड करेंगे। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, तो सबसे पहले हम E1 और E2 गिवन नहीं है तो हम 8 मीटर यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि विड्थ ऑफ एंट्री और एग्जिट हमें गिवन नहीं है, तो हम एन अडॉप्ट कर लिया 8 मीटर। तो इससे हमें W मिल जाएगा, W हमने देखा था E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3.5 होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें W कितना, 11.5। तो इसका काम हो गया। अब हमें किसकी जरूरत है, ई तो हमें पता है 8 मीटर हमने अडॉप्ट किया है, अब हमें जरूरत है पी की। तो एल इज द लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, हमने देखा था वीविंग सेक्शन का लेंथ कितना रखना होता है, 4 टाइम्स द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, क्लॉज में हमने पढ़ा था एज पर आईआरसी। तो 4 इंटू 11.5, तो 11.5 जो है विड्थ, उससे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन आ जाएगा 46 मीटर। अब पी की बात करेंगे, बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बीसी क्या है, वीविंग ट्रैफिक, और ए और डी क्या है, नॉन वीविंग ट्रैफिक। ठीक है, इसी आधार पे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो हमारे इस टेबल में गिवन है। अब देखो यहाँ पे, अब हर एक डायरेक्शन के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रैफिक के लिए, नॉर्थ ईस्ट ट्रैफिक के लिए। तो अब यहाँ पे ए, बी, सी और डी हमें फाइंड करना है। तो ए आपको पता है कि ए और डी जो है वो नॉन वीविंग ट्रैफिक है, मतलब उसको वीविंग नहीं होना है, उसको रोटेट नहीं होना है, उसको स्ट्रेट जाना है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन वीविंग ट्रैफिक। और वीविंग मीन्स इसको टर्न करना है, बी और सी को टर्न करना है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे बी और सी में हमेशा ऐड किया गया है और ए और डी को सेम रखा गया, क्योंकि वो सब स्ट्रेट जाने वाले ट्रैफिक है। तो 400 और 300 पहले वाले में देखो, 400 अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट जाने वाले कितने हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, 415 एंड 300 जो है वो स्ट्रेट जाने वाले हैं। ठीक है, 415 और 300, तो ये जो है ये कैसे है, स्ट्रेट जाने वाले हैं, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में, तो ये हमने रखा है यहाँ पे स्ट्रेट में ए और डी की जगह। और बी और सी क्या है, 650 प्लस 300, ये हमने 650 प्लस 300 को हमने ऐड किया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ पे 500 और 225, 500 और 225 को हमने यहाँ पे ऐड किया, तो 500 प्लस 225, तो 500 प्लस 225, राइट टर्निंग वाले जो है 500 प्लस 225 को हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, इस तरह से हमें ऐड करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है, पी की वैल्यू हम फॉर्मूला डाल देंगे तो 0.7। सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी डायरेक्शन हमें क्या फाइंड कर लेना है, पी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, क्योंकि तभी हमें कैपेसिटी मिलेगी, पी की वैल्यू। अब इसमें से पी कौन सी लेनी है, तो हमें लेना है हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक, जो है टू नॉन वीविंग ट्रैफिक विल बी गिव द मिनिमम कैपेसिटी, क्योंकि मिनिमम कैपेसिटी देखना है कि जो सबसे ज्यादा कंजस्ट करेगा। इसमें हाईएस्ट किसका है वैल्यू, ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में कितना है, सबसे हाईएस्ट पी की वैल्यू है, मतलब इस केस में हमें मिनिमम कैपेसिटी मिलेगी। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, इसमें हम पी की वैल्यू सिर्फ ये वाला इंसर्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी इसकी रोटरी की कैपेसिटी 3283.28 पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। ठीक है, आईआरसी रिकमेंडेशन क्या है, रोटरी की स्पीड लिमिट 30 kmph रखनी है, लेग्स कैरिड ऑलमोस्ट इक्वल ट्रैफिक, तो राउंड आइलैंड प्रोवाइड करना है हमें, इंटर एंड एग्जिट एंगल हमें डिसाइड करना है, तो 45 डिग्री हमने देखा था कि हो तो सबसे बेस्ट है। मिनिमम रेडियस जो है सेंट्रल आइलैंड का 1.33 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द एंट्री, वो हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। तो एंट्री रेडियस हमने अडॉप्ट किया 20 मीटर, आउटपुट जो एग्जिट का रेडियस है इसका 2 टाइम्स हमने देखा था, 2.5 टू 2 to 3 टाइम्स होता है, 1.5 to 2 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स हमने अडॉप्ट किया 40 मीटर, और इसी तरीके से हम 1.33 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आ जाएगा 27 मीटर। तो ये था रोटरी का डिजाइन।
लास्ट टॉपिक चलते हैं हम हाईवे लाइटनिंग पे। लाइटिंग कहाँ पे लगाते हैं? नाइट के टाइम पे विजन को इंक्रीज करने के लिए। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिजाइन ऑफ रोड लाइटिंग में काम में आते हैं? तो पहला है लैंप, जो लाइट हम लगाते हैं। ल्यूमिनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, कि लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है, कितने दूर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। स्पेसिंग ऑफ लाइटिंग यूनिट, हर एक पोल की डिस्टेंस कितनी होगी, स्पेसिंग कितनी होगी। तीसरा है हाइट ऑन ओवरहैंग ऑफ द माउंटेन, कितने हाइट पे लगानी है और ओवरहैंगिंग हाइट कितनी रखनी है। नेक्स्ट है लेटरल प्लेसमेंट, लेटरल डायरेक्शन में उसकी प्लेसमेंट क्या रखनी है, मतलब मेन रोड से कितने डिस्टेंस पे हमें उसे प्लेस करना है। और लाइटिंग लेआउट, लाइटिंग का लेआउट क्या रखना है, कौन से ओरिएंटेशन में उसको रखना है। तो ये सब फैक्टर है जो लाइटिंग को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से लाइटिंग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ल्यूमिनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, लाइट का जो डिस्पर्शन होता है वो किस तरह से होता है। तो हम कैसा चाहते हैं जनरली, the luminous distribution should cover the pavement between the curb and provide the adequate lighting on the adjacent area, that is 3 to 5 meter beyond the pavement edge. Pavement edge से 3 से 5 मीटर तक कवरेज हो। There are 5 types of luminous distribution, अभी हम नेक्स्ट फोटोग्राफ में देखेंगे, टू फुलफिल द मोस्ट ऑफ द हाईवे रिक्वायरमेंट। तो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके 5 टाइप्स हो सकते हैं। द एवरेज लेवल ऑफ luminaire distribution on a road should be 20 to 30 lux on the important urban road कैरिंग फास्ट ट्रैफिक। तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए उसको हम लक्स से मेजर करते हैं। तो जो फास्ट ट्रैफिक है, हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, उसमें लाइटिंग कितनी होनी चाहिए 20 to 30 लक्स। और 15 लक्स होने चाहिए अदर रोड के लिए, जो कि एफएच है, एमडीआर है, उसमें 50 लक्स के आसपास। और अगर विलेज रोड है या फिर कोई अर्बन एरियाज, सॉरी रूरल एरियाज है, या फिर बहुत ही स्लो ट्रैफिक है, तो उसमें हम 4 to 5 लक्स रखते हैं। ठीक है, ये है डिफरेंट डिफरेंट 5 डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म, हम लाइट को हम कैसे डिस्पर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहला वाला है टू वे लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नैरो रोड्स। तो नैरो रोड जो है तो हम बीच में लाइटिंग लगाते हैं, दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा कैसा है, नैरो ऑस्टिमेटिक लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नैरो रोड्स, ये भी अगेन नैरो रोड के लिए है, बीच में लगाते हैं। तो इसकी डिस्पर्सन एंगल कितनी होती है 25 से लेके यहाँ पे 25 तक। थर्ड क्या है, मिनिमम विड्थ asymmetric lateral distribution for road with medium width। तीसरा वाला क्या है, मीडियम विड्थ के लिए थर्ड पैटर्न यूज करते हैं। फोर्थ क्या है, वाइड asymmetric lateral distribution for very wide highway, बहुत ही वाइड हाईवे है तो वहां पे हम इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं जिसमें इसका डिस्पर्सन बहुत ही वाइड रेंज में होता है। एंड लास्ट है नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर माउंटिंग एट सेंटर ऑफ द हाईवे एंड एट इंटरसेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, सेंटर में लगाते हैं जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चारों साइड में होता है 180 डिग्री पे। ठीक है, तो ये 5 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जनरली लाइटिंग की, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूटिलाइज किस तरह से कर पा रहे हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ luminous डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अभी देखा 5 कैटेगरी का। द यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट चार्ट इज अवेलेबल टू डिटरमाइन द एवरेज लक्स ऑफ इंटेंसिटी ओवर द रोड सरफेस। कौन से ओरिएंटेशन लगाएंगे, कितनी हाइट पे लगाएंगे तो कितना लाइटिंग रोड तक पहुंचेगा, उसके लिए हमें ये चार्ट गिवन है। सरफेस वेयर द लैंप ल्यूमिन, माउंटिंग हाइट, विड्थ ऑफ द पेमेंट एरिया एंड स्पेसिंग बिटवीन लाइटिंग पोल्स आर नोन। तो इस चार्ट को हम यूज करके सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि कितनी एवरेज इल्यूमिनेशन रोड पे आने वाली है। ठीक है, इसमें देखिए जो एक्स एक्सिस है वो रेशियो को डिनोट कर रहा है, विड्थ ऑफ द एरिया डिवाइड बाय माउंटिंग हाइट। और वाई एक्सिस जो है कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट है। और जो ये लाइन है ये है हाउस साइड है और ये है स्ट्रीट साइड के लिए। ठीक है, दो चार्ट है कि हाउस साइड में कितनी लाइटिंग जानी चाहिए और स्ट्रीट साइड में कितनी लाइटिंग जानी चाहिए, उसके आधार पे। इसमें जो अब इसके बाद एक बार हमें चार्ट से यूटिलाइजेशन कॉफिशिएंट मिल गया, मान लो इस चार्ट से हमने ये रेशियो फाइंड करके कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन हमने फाइंड किया, तो उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, लाइटिंग के बीच में स्पेसिंग। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैंप ल्यूमिन कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन इनटू मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर जनरली हम 80% लेते हैं, कितना परसेंट, 80%, डिवाइड बाई एवरेज लक्स और विड्थ ऑफ रोड। तो एवरेज लक्स की वैल्यू हमने अभी देखा था कि कितना ल्यूमिनस इंटेंसिटी चाहिए हमें रोड पे डिपेंडिंग अपॉन द रोड, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे विड्थ ऑफ द रोड रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि दो पोल के बीच में, इलेक्ट्रिक पोल के बीच में कितने की स्पेसिंग रखनी है। ठीक है, चलते हैं अब लास्ट एक एग्जांपल पे। डिजाइन स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। इस रोड की विड्थ गिवन है 15 मीटर, माउंटिंग हाइट है 7.5 मीटर, मतलब जो पोल की हाइट है जहाँ पे लाइटिंग लगानी है वो 7.5 मीटर है। लैंप की साइज है 600 ल्यूमिन की। ल्यूमिनेट टाइप है टाइप 2। कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन द लाइटिंग यूनिट्स टू प्रोड्यूस एवरेज लक्स ऑफ 6। तो यहाँ पे एवरेज ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी हमें चाहिए, 6 लक्स की चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले रेशियो फाइंड करेंगे जो एक्स एक्सिस पे चार्ट के। तो फॉर्मूला क्या था, विड्थ, फॉर्मूला देखिए तो ये क्या था, विड्थ ऑफ एरिया डिवाइड बाय माउंटिंग हाइट। तो विड्थ है 15 मीटर और हाइट है 7.5 मीटर, तो इन दोनों का रेशियो है 2। अब यहाँ पे इस चार्ट से हम 2 पे देखेंगे, यहाँ पे
इसको प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट है 0.4 के आसपास, तो ये आएगा 0.44। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन आया 0.44। हमने मेंटेनेंस कोफिशिएंट हमने अभी डिस्कस किया था 80% मतलब 0.8, और स्पेसिंग हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो स्पेसिंग जब हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 23.2 मीटर्स। ठीक है, इतने इतने मीटर पे हमें हर एक पोल को लगाना है, इलेक्ट्रिक पोल्स को। ठीक है, लाइटिंग के साथ। ये था ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट। उम्मीद है आप सब लोगों ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसके बाद कंप्लीट कर लिया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू।